अरे ये तो सुमित जैसा लग रहा है, दिमाग पर जोर डालते हुए प्रेरणा ने सोचा। लेकिन अगले ही झटके सुमित आंखों से ओझल था। प्रेरणा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सचमुच उसने सुमित को देखा या महज आंखों का धोखा था। आज भी उसे बचपन का वो छोटे से शहर का स्कूल याद है जिसमें प्रेरणा और सुमित साथ में पढ़ा करते थे। ये बात करीब उस वक्त की होगी जब दोनों एक ही स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। और आज करीब 8 साल बाद दोबारा प्रेरणा को सुमित जैसा चेहरा या शायद सुमित ही नजर आया। बचपन का चेहरा कुछ हद तक बदल गया था, लेकिन आंखें आज भी बचपन वाली ही थी, बिल्कुल बड़ी बड़ी। उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि उसने जिसे देखा है वो सुमित ही था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी आंखें सुमित के मामले में कभी धोखा नहीं खा सकती। लेकिन अब वो इस बात को सही कैसे साबित करे, क्योंकि उसके पास ना ही सुमित की कोई तस्वीर है और ना ही उसके घर का पता। उसके पास तो सुमित का मोबाइल नंबर भी नहीं है कि प्रेरणा उसे कॉल कर सके और जान सके क्या जिसे आज उसने सड़क पर चलते हुए देखा वो सचमुच सुमित था या उसकी आंखों का भ्रम। लेकिन वो इसी उथल पुथल में फंसी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए और कैसे सुमित के बारे में जानकारी हासिल करे। अब तो उसने ऐसा भी सोच लिया था कि बेशक वो चेहरा सुमित का हो ना हो, लेकिन अब मुझे अपने बचपन के साथी सुमित को कहीं ना कहीं ढूंढना ही है। कुछ देर खुद को सुमित के ख्यालों से दूर करके वो किचन में कुछ बनाने चली गई। आज उसने सोचा क्यों ना आज बेसन का हलवा बनाया जाए और फिर सुमित को कैसे ढूंढना है इस पर विचार किया जाए। उसने बेसन का हलवा बनाने के लिए रसोई में बेसन ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे बेसन नहीं मिला। अब प्रेरणा सोचने लगी, घर में बेसन तो ख़त्म है, अब क्या किया जाए। लेकिन हलवा खाने की इच्छा के चलते वो बाजार की ओर निकल गई और बेसन ले आई। और जैसे ही घर पहुंची उसने सबसे पहले किचन में जाकर गैस जलाया और उस पर बेसन का हलवा बनाना शुरू किया। करीब 15 मिनट में उसका बेसन का हलवा तैयार था। अब वो परिवार के अन्य सदस्यों को हलवा देने के बाद खुद बालकनी में बैठकर गरम गरम बेसन के हलवे का स्वाद लेने लगी। तभी उसकी नज़र भूख से बेहाल एक नन्हे से पिल्ले पर पड़ी, जो कि बहुत ही छोटा था और प्रेरणा के घर के सामने वाले खाली बड़े मैदान में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। घर के सामने वाले मैदान में अक्सर लोग कूड़ा करकट फेंक दिया करते थे, लेकिन उस मैदान में खाना तलाश करना उस नन्हे के पिल्ले के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ लोग जूठा भोजन कम ही फेंका करते थे और अगर किसी ने फेंक भी दिया तो उस पर सबसे पहला हक वहाँ मौजूद बड़े जानवरों का होता था। बालकनी में बैठकर प्रेरणा उस नन्हे से पिल्ले को खाना ढूंढते देख रही थी। अचानक वो उठी और दरवाजे की तरफ मुड़ी। सीढ़ियों से होते हुए वो मेन गेट के करीब पहुंची। उसने मेन गेट खोला और सड़क पार करके आगे बढ़ी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही इतनी ज़्यादा थी कि सड़क पार करना मुश्किल सा हो रहा था, लेकिन कैसे भी करके उसने सड़क को पार किया और उस नन्हे से पिल्ले के पास पहुंच गई। प्रेरणा को देखकर पहले तो वो नन्हा सा पिल्ला बहुत घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रेरणा ने जब पुचकारना शुरू किया तो वो प्रेरणा को देखकर पूंछ हिलाने लगा। अब प्रेरणा उसे बहलाने के लिए वहीं बैठ गई और उसे अपने पास बुलाने लगी। कुछ देर के अंतराल के बाद वो खुद ही प्रेरणा की गोद में चढ़ने लगा। तभी प्रेरणा ने उसे गोद में उठा लिया और किसी तरह सड़क पार करके उसे अपने घर के अंदर ले आई। जैसे ही प्रेरणा ने उसे कमरे के अंदर छोड़ा वो इधर से उधर भागने लगा। प्रेरणा ने जब उस नन्हे से पिल्ले को एक पुराने बर्तन में दूध दिया और उसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़े में रोटी तोड़ कर दिया, उस नन्हे से पिल्ले ने पूरा दूध और रोटी इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया जैसे ना जाने कितने घंटों का भूखा हो। कुछ देर बाद प्रेरणा पिल्ले को बाहर छोड़ने चली गई और वहीं मैदान में उसे छोड़कर आ गई। आज उससे उस नन्हे से पिल्ले का पेट भर के एक अजीब सी तृप्ति की अनुभूति हो रही थी। उसे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। उसे उस छोटे से जानवर की खुशी में बहुत खुशी मिल रही थी। हाथ मुँह धोकर वो आकर अपने कमरे में बैठ गई और तकिए को अपनी पीठ पर लगाकर बिस्तर के किनारे पर सहारा लगाकर आराम करने लगी। तभी उसे याद आया कि कॉलेज का कुछ असाइनमेंट आज मिला था। उस असाइनमेंट को देखने के लिए वो अपने कॉलेज के बैग को लेने के लिए उठी और मेज पर से अपने बैग को उठाने लगी। बैग से उसने असाइनमेंट की कॉपी निकाली और उसे पूरा करने के लिए दोबारा अपनी उसी बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठ गई
और अपना काम पूरा करने लगी। असाइनमेंट पूरा करने के बाद वो अपने बिस्तर पर करवट लेकर लेटने के लिए चली गई और मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी उंगलियां नचाने लगी। उंगलियां नचाते नचाते उसे अचानक दोबारा सुमित का ख्याल आया और वो फिर से उसके बारे में सोचने लगी। सुमित का ख्याल आने पर उसने सोचा क्यों न सुमित को फेसबुक पर ढूंढा जाए और इसी होड़ में उसने सुमित का नाम फेसबुक पर डालकर उसे ढूंढना शुरू किया। एक एक करके सुमित के नाम की कई प्रोफाइल खुलने लगी। एक सुमित के नाम की इतनी ज़्यादा प्रोफाइल देखकर प्रेरणा असमंजस में पड़ गई कि आखिर सुमित को ढूंढे तो ढूंढे कैसे। कोई भी ऐसी फ़ोटो नज़र नहीं आई अब तक जो सुमित से कुछ हद तक मिलती जुलती हो। प्रेरणा लगातार मोबाइल पर नज़र गड़ाए घंटों सुमित को ढूंढती रही। कुछ देर के प्रयास के बाद आखिर सुमित की प्रोफाइल प्रेरणा के हाथ लग गई। प्रेरणा ने सुमित की पूरी प्रोफाइल खोली और उस पर तहकीकात करना शुरू किया। एक से बढ़कर एक प्रोफाइल फ़ोटो देखने के बाद प्रेरणा सुमित की तरफ आकर्षित होने लगी। सुमित की प्रोफाइल पर कुछ देर और नजरें जमाए रखने के बाद प्रेरणा को ये भी मालूम चला कि सुमित इसी शहर में है और इसी शहर के दूसरे कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है। सुमित की अन्य फ़ोटो देखने के बाद प्रेरणा को ये एहसास हो गया कि आज उसने जिसे कॉलेज के रास्ते में देखा था वो सुमित ही था। उसकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। उसने सुमित को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने को सोचा, लेकिन उसे लगा कि कहीं सुमित इस बात का कोई गलत मतलब ना निकाल ले। लेकिन इन सभी विचारों के बाद भी प्रेरणा का दिल सुमित से बात करने को बेताब था। कुछ घंटे सोचने के बाद उसने सुमित को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और मोबाइल बंद करके सोने चली गई। सुबह जब प्रेरणा का अलार्म बजा तब जाकर उसकी नींद खुली। उसने मोबाइल से अलार्म बंद किया और बिस्तर पर लेटे लेटे ही फेसबुक चलाने लगी। तभी उसने नोटिफिकेशन में देखा कि सुमित के द्वारा उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है और साथ ही साथ एक मैसेज भी आया है जिसमें लिखा है हाय। तुरंत प्रेरणा ने बिना देरी की हेलो लिखकर रिप्लाई दे दिया। प्रेरणा पहचाना? सुमित। नहीं। प्रेरणा फिर इतनी जल्दी रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट कर ली? सुमित बस ऐसे ही रोज़ रिक्वेस्ट आती रहती हैं, ज़रूरी थोड़ी ही है सबसे जान पहचान ही हो। कुछ लोगों से जान पहचान बातचीत होने के बाद बन जाती है। वैसे क्या आप मुझे जानती हैं? प्रेरणा हाँ और क्या, तभी तो रिक्वेस्ट भेजा है। सुमित आश्चर्यचकित होते हुए क्या, कैसे, कब से? प्रेरणा अरे एक साथ इतने प्रश्न, थोड़ा ठहर जाओ जब बताते हैं हम। सुमित उत्सुकता बस हाँ बिल्कुल जल्दी बताओ ना। प्रेरणा पता नहीं तुम्हें याद होगा या नहीं, लेकिन आदर्श नगर के विद्या मंदिर में हम भी तुम्हारी ही क्लास में पढ़ते थे। सुमित हाँ आदर्श नगर के विद्या मंदिर में मैं तो पढ़ता था, लेकिन मुझे तुम याद नहीं आ रही हो। प्रेरणा लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे से याद हो। सुमित कुछ देर सोचने के बाद एक मिनट, तुम कहीं वो तो नहीं जो रोशनी के साथ बैठती थी? प्रेरणा को सोते हुए हाँ बिल्कुल, याद तो आ गए हम। सुमित हाँ रोशनी मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो मेरे घर के पास ही रहती है और उससे मेरी बातचीत आज भी होती है। प्रेरणा अच्छा, लेकिन मेरा उससे कोई संपर्क नहीं है। सुमित क्यों? वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त हुआ करती थी ना? प्रेरणा हाँ उस वक्त हुआ करती थी, लेकिन उस स्कूल से निकलने के बाद एक बार वो मुझे रास्ते में मिली। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने जानबूझकर मुझे अनदेखा कर दिया और उसके बाद जब भी दिखी मुझे बहुत ही अजीब तरह का व्यवहार उसने मेरे साथ किया। उसका रवैया मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उससे आगे कभी संपर्क करने का ही नहीं सोचा और भविष्य में कभी करना भी नहीं चाहती। खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। मेरा तो सब सही है, कॉलेज रोज़ चल रहा है, पढ़ाई का दबाव बहुत ज़्यादा है, उसी में फंसा रहता हूँ। हाँ वो तो है, मेरा भी कॉलेज में असाइनमेंट इतना ज़्यादा मिल रहा है कि पूरा दिन उसी में लगा रहता है। सुमित खैर कॉलेज से याद आया, मुझे क्लास के लिए निकलना है, मैं तुम्हें अपना नंबर भेज रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो बताना। प्रेरणा ठीक है, मैं भी कॉलेज के लिए तैयार होने जा रही हूँ। सुमित प्रेरणा को अपना नंबर भेज देता है और प्रेरणा सुमित का नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में सहेजने के बाद तैयार होने के लिए चली जाती है। प्रेरणा जब कॉलेज के लिए तैयार होकर आई,
उसने अपना बैग उठाया और अपने कॉलेज के लिए घर से निकल गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन कमरे में ही छोड़ दिया है। वो फ़ोन लेने के लिए वापस अपने कमरे की तरफ गई, अपनी मम्मी से मोबाइल मांगा और तेज़ गति से कॉलेज जाने के लिए भागने लगी। प्रेरणा तेज़ आवाजाही गाड़ियों की सरसराहट के बीच सड़क पर अपनी धुन में भागी जा रही थी। अचानक उसके चेहरे पर अलग ही तरह की खुमारी छाई हुई थी। पूरे रास्ते उसके ख्यालों में सिर्फ सुमित ही घूम रहा था। कुछ देर बाद रास्ते में उसका मोबाइल बजने लगा। उसने फ़ोन बैग से निकाल कर देखा तो उसके साथ ही पढ़ने वाली उसकी सहेली कीर्ति का फ़ोन था। प्रेरणा ने फ़ोन उठाया और कीर्ति से बात करने लगी। हाँ कीर्ति, बोलो, कहाँ पहुँची? कीर्ति, रास्ते में हैं हम। तुम कहाँ पहुँची? प्रेरणा, बस हम तो पहुँचने वाले हैं कॉलेज। जल्दी आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कीर्ति, हाँ ठीक है, हम आते हैं। प्रेरणा कॉलेज पहुँच जाती है और बाहर बैठकर कीर्ति का इंतज़ार करती है। और जब तक कीर्ति को आने में समय लगता है, अपना मोबाइल चलाने लगती है और सुमित को मैसेज करती है, कब फ्री होगे तुम? लेकिन सुमित का कोई मैसेज नहीं आता। कुछ ही देर में कीर्ति भी आ जाती है। दोनों क्लास में जाकर पहला लेक्चर अटेंड करती हैं। लेक्चर से निकलकर प्रेरणा दोबारा अपना मोबाइल चेक करती है और उसमें सुमित का मैसेज आया होता है। सुमित, 12:30 पर मैं खाली हो जाऊंगा। प्रेरणा समय देखती है और सोचती है, दूसरा लेक्चर आज छोड़ देती हूँ। प्रेरणा, कीर्ति, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कहीं बाहर चलकर बैठे। कीर्ति, क्यों? आज ज़रूरी विषय पढ़ाया जाएगा, पढ़ लो, नहीं तो बाद में समझ नहीं आएगा। प्रेरणा, यार वो तो है, लेकिन मन नहीं कर रहा है, चलो ना यार। कीर्ति, ठीक है चलो। और दोनों लेक्चर छोड़कर बाहर निकल जाती हैं और एक बेंच पर जाकर बैठ जाती हैं। दोनों ही अपने अपने मोबाइल फ़ोन में गुम रहती हैं और चिप्स चाय बांटकर खा रही होती हैं। प्रेरणा 12:30 बजे पर सुमित के दिए हुए नंबर पर फ़ोन मिला देती है। प्रेरणा पहले तो हड़बड़ा जाती है, लेकिन बाद में खुद को समझा लेती है। प्रेरणा, हेलो, हाय, मैं प्रेरणा। सुमित, ओ हाय, क्या चल रहा है? प्रेरणा, कुछ नहीं, बस बैठे हैं अपने फ्रेंड के साथ और तुमसे बात कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? सुमित, मैं बस अभी फ्री हुआ हूँ, आधे घंटे में घर के लिए निकलूँगा। प्रेरणा, ठीक है, और सब बढ़िया? सुमित, हाँ बढ़िया, तुम कहाँ हो? प्रेरणा, मैं बस अभी घर के लिए निकलने वाली हूँ। सुमित, ठीक है, तुम्हारे घर का रास्ता और मेरे कॉलेज का रास्ता एक ही है, देखो क्या पता मुलाकात हो जाए। प्रेरणा, देखो, चलो फ़ोन रखती हूँ। प्रेरणा फ़ोन रख देती है। कीर्ति से घर वापस लौटने के लिए कहती है। दोनों कॉलेज से घर की तरफ निकलती हैं। कुछ देर दोनों साथ साथ चलती हैं और फिर आगे जाकर दोनों के घर के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। प्रेरणा अपने घर की तरफ जाने के लिए सड़क पार करती है और गुनगुनाते हुए सड़क के एक किनारे से चलती रहती है। तभी उसे सामने से बाइक चलाते हुए सुमित आता दिखाई देता है। वो सुमित को देखती है और सुमित मुस्कुराते हुए उसको देखता है और बिल्कुल करीब से उसके हॉर्न बजाते हुए बाइक से निकल जाता है। उसकी इस हरकत से प्रेरणा शर्मा जाती है और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखने लगती है। सुमित अब तक बहुत आगे निकल चुका होता है। प्रेरणा भी मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर प्रेरणा की मम्मी जल्दी घर आने का कारण पूछती हैं। कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसीलिए जल्दी आ गए। प्रेरणा ने हड़बड़ाहट में ये जवाब दे दिया। कुछ देर बाद प्रेरणा ने खाना खाया और अपनी मम्मी के पास जाकर लेट गई। तभी अचानक उसके मोबाइल पर सुमित के नंबर से फ़ोन आने लगा। प्रेरणा मम्मी के बगल में लेटने की वजह से हड़बड़ा गई। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ प्रेरणा? कुछ नहीं, कीर्ति का फ़ोन है। और ये कहकर उसने फ़ोन उठाया और सुमित को कीर्ति के नाम से संबोधित करते हुए बात करनी शुरू कर दी। प्रेरणा, हाँ कीर्ति बोलो, क्यों फ़ोन किया? सुमित, यार बस ऐसे ही बात करनी थी। प्रेरणा, अभी थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, मम्मी के साथ आराम कर रही हूँ, शाम तक बताती हूँ क्या पढ़ाई करनी है। सुमित समझ गया प्रेरणा शायद मम्मी के साथ है, इसीलिए बात करने में दिक्कत है, और फ़ौरन चुपचाप उसने फ़ोन रख दिया और प्रेरणा को ऑनलाइन फेसबुक पर
बात करने के लिए बुला लिया। प्रेरणा तुरंत फेसबुक पर सुमित से बात करने के लिए आ गई। सुमित, सॉरी यार, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा फ़ोन करना तुम्हें परेशानी में डाल देगा। प्रेरणा, हाँ वो मैं मम्मी के साथ सोती हूँ ना, इसीलिए फ़ोन पर बात नहीं कर पाऊँगी। मेरी फैमिली बड़ी है और सब लोग साथ में ही रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। सुमित, कोई बात नहीं, जब वक्त मिले तब बात कर लिया करना। वैसे आज मैंने तुम्हें पहली बार देखा और सच में यार मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी की वैसी ही हो जैसे कि 8 साल पहले दिखती थी। प्रेरणा, अच्छा तुम्हें 8 साल पहले वाली प्रेरणा भी याद है क्या? सुमित, यार एक क्लास में पढ़ते थे तो शक्ल तो नहीं भूल जाएंगी। बोलो तो। बोला तो था कि तुम रोशनी के साथ ज़्यादा रहती थी, इसीलिए भी तुम याद हो। प्रेरणा, वैसे मैंने तुम्हें आज दूसरी बार देखा है। सुमित चौंकते हुए, दूसरी बार? प्रेरणा, हाँ, जिस दिन मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजी थी उसके एक दिन पहले मैंने तुम्हें रास्ते में देखा था और मुझे तुम का कुछ जाने पहचाने लगे। बहुत दिमाग पर जोर देने के बाद मुझे याद आया कि तुम तो वही सुमित हो जो स्कूल में साथ पढ़ते थे। कुछ देर तो मुझे नहीं लगा कि मैं भ्रम में जी रही हूँ, लेकिन जब फेसबुक पर तुम्हें ढूंढा और तुम्हारी तस्वीर देखी तब जाकर एहसास हुआ कि मैंने जिसे देखा था वो तुम ही थे। सुमित, ओह, तभी जाकर तुमने मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। वही तो। मैं एक बात कई दिनों से सोच रहा था पूछने को कि तुमने आखिर मुझे इतने साल बाद क्यों ढूंढा। उस वक्त तो हम बहुत छोटे थे। ऐसा तो था नहीं कि तुम्हें 5वीं क्लास में मुझसे प्यार हो गया और तुम मुझे आशिकों की तरह इधर उधर तलाश करती फिर रही थी चिढ़ते हुए। अब जाकर मुझे पूरा माजरा समझ में आया, वरना मैं तो गलतफहमी का शिकार हो जाता। हंसते हुए, प्रेरणा, ज़्यादा बकवास ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। हम बचपन में एक स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए इच्छा हुई कि तुमसे बात करूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुमित, हाँ समझ गया मैं। प्रेरणा, अच्छा अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। मम्मी ज़्यादा फ़ोन चलाते देखती हैं तो चिल्लाने लगती हैं। सुमित, ठीक है जाओ। प्रेरणा चली जाती है। अब सुमित और प्रेरणा अक्सर एक दूसरे से बातें करते ही समय बिताते हैं। धीरे धीरे सुमित और प्रेरणा में अच्छी दोस्ती हो गई। प्रेरणा जैसे ही कॉलेज के लिए निकलती है वो सुमित को फ़ोन लगा देती है और दोनों कॉलेज पहुंचने तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। ये अब उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हो जाता है। करीब 1 महीने की दोस्ती तक सीमित रहने वाली बात अब भावनाओं में बदलने लगी थी। सुमित के मन में अब प्रेरणा के लिए कुछ अलग ही तरह का प्रेम जगने लगा था। अब सुमित का मन हर वक्त प्रेरणा से फ़ोन पर बात करने का करता था, लेकिन प्रेरणा घर में रहने और परिवार की मौजूदगी हर वक्त होने की वजह से वो सुमित से उतना बात नहीं कर पाती थी जितना सुमित को उम्मीद रहती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन सुमित ने प्रेरणा से पूछा, सुमित, तुम मुझसे प्यार करती हो? प्रेरणा, हाँ प्यार करती हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताती हूँ। सुमित थोड़ा रूठते हुए, यार तुम मुझे इतना समय नहीं देती जितना मैं चाहता हूँ। प्रेरणा, सुमित, और कितना समय दूँ? तुम्हें तो पहले ही बताया था कि मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँगी। घर में मम्मी लोग रहती हैं, डांट पड़ जाती है। परिवार मेरा बड़ा है पर सब एक साथ ही रहते हैं, इसीलिए मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हम। सुमित शिकायती भरी लहजे में, तुमने आज तक कभी जताया ही नहीं कि तुम्हें भी मेरी तरह बात करने की तड़प महसूस होती है। प्रेरणा, देखो सुमित, जब मुझे पता है कि मैं कम बात कर पाऊँगी तो कैसे जताऊँ। सुमित, इसका मतलब तुम्हें मेरी याद नहीं आती? प्रेरणा प्यार से समझाते हुए, आती है, लेकिन मुझे जितना मिल रहा है उतने में मैं खुश हूँ। सुमित ये सब बात सुनकर थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को मना लिया और प्रेरणा से दोबारा बात करने लगा। कुछ दिन बाद प्रेरणा ने सुमित को बताया कि उसके चाचा की बेटी की शादी है और उसे दूसरे शहर जाना है, लेकिन उसे बाज़ार से कुछ कपड़े वगैरह भी लेना है, तो क्या वो चलेगा? सुमित को सोते हुए, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चलेंगी, इसी बहाने तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता लेंगी। तुमने तो मेरी दिली तमन्ना पूरी कर दी। प्रेरणा, ठीक है, शाम को बाज़ार में मिलते हैं, चौक के पास पहुंचकर तुम मुझे फ़ोन करना। सुमित, ठीक है।
शाम को 4 बजे सुमित बाइक से चौक की तरफ निकल गया। उसने प्रेरणा की पसंद की नीले रंग की शर्ट पहनी थी। बीच रास्ते में उसने फ़ोन निकाला, फिर ईयरफोन को कान में लगाकर प्रेरणा को फ़ोन लगाने लगा और बात करते करते बाइक चलाने लगा। सुमित, कहाँ हो प्रेरणा? निकल गई घर से या नहीं? प्रेरणा, हाँ निकल गई, ठीक जिला अस्पताल के सामने पहुँची हैं। तुम कहाँ हो? सुमित, आओ हम तो कब का पहुँच गए हैं। तुम्हारा इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत गए। प्रेरणा चौंकते हुए, 1 घंटा? इतनी जल्दी क्यों पहुँच गए? सुमित, अच्छे से याद करो तुमने शाम को बोला था, कोई सही वक्त तो बताया नहीं था कि कितने बजे पहुंचना है। मेरे अनुसार जैसे ही शाम हुई मैं निकल पड़ा। तुम अपने शाम के हिसाब से निकली हो और मैं अपने शाम के हिसाब से निकला हूँ। प्रेरणा, अरे हम धूप के जाने का इंतज़ार कर रहे थे। धूप इतनी तेज़ थी कि निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इसीलिए देर हो गई। सुमित मुस्कुराते हुए, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए छाँव ज़रूरी है और मेरे लिए तुम। जिसके लिए जो चीज़ ज़रूरी होगी उसी हिसाब से काम करेगा ना। प्रेरणा, यार तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो जो समझ से बाहर है। चलो मैं आती हूँ। सुमित, ठीक है आओ तुम। प्रेरणा कुछ देर बाद चौक में पहुँच जाती है और सुमित को फ़ोन करती है। प्रेरणा, हाँ सुमित, मैं चौक पहुँच गई हूँ, तुम कहाँ हो? सुमित प्रेरणा के बगल से हॉर्न बजाते हुए बाइक निकालता है और फ़ोन पर बोलता है, तुम्हारी पीछे। प्रेरणा उसे देख मुस्कुराने लगती है। सुमित उसके पास आकर बोलता है, बैठो बाइक पर। प्रेरणा, नहीं यार, बाइक पर नहीं बैठूंगी, अच्छा नहीं लगता। मैं कपड़े वाली दुकान में जाती हूँ, तुम पीछे से वहाँ पर आ जाओ। सुमित, ठीक है, चलो तुम्हारे लिए ये भी सही। प्रेरणा कुछ दूर जाकर एक दुकान के सामने रुकती है। दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर नज़र फेरती है कि क्या क्या इस दुकान पर उसके लायक कपड़े मिलेंगे और कुछ देर कुछ सोचने के बाद दुकान में प्रवेश करती है। प्रेरणा की दुकान में प्रवेश करने के 5 मिनट बाद सुमित भी उसी दुकान में आ जाता है और जाकर प्रेरणा के पास बैठ जाता है। सुमित, वैसे तुमने क्या सोचा है? तुम्हें क्या लेना है? किस तरह के कपड़े तुम शादी में पहनने वाली हो? कुछ तो तय किया होगा तुमने। प्रेरणा, वैसे कुछ खास सोचा नहीं, लेकिन पहले लहंगे देखते हैं, अगर पसंद आता है तो ठीक, वरना फिर कुछ और देखेंगे। दुकान वाला कुछ रंग बिरंगे नए डिजाइन लहंगे दिखाना शुरू करता है। उन सभी में से प्रेरणा को नीले रंग का एक लहंगा पसंद आता है। प्रेरणा, भैया नीले रंग वाला लहंगा दिखाइए ना। दुकानदार लहंगा दिखाता है और प्रेरणा नीले रंग के लहंगे को देखकर खुश हो जाती है और तुरंत ही उसे लेने का फैसला कर लेती है। लेकिन सुमित को वो लहंगा कम पसंद आता है और वो प्रेरणा से बोलता है, ये लहंगा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तुम और रंग देख लो। तुम्हारी मनपसंद रंग नीला है, तो क्या हमेशा नीला रंग ही खरीदोगी? कुछ अलग रंग की चीज़ें पर भी नज़र घुमाओ। कभी ज़िंदगी में कुछ नए रंग का भी स्वागत करो, तब तो ज़िंदगी में कुछ निखार आएगा। तुम हो कि एक ही चीज़ लेकर बैठी रहती हो। प्रेरणा, यार मुझे नीले रंग के अलावा कोई और रंग पसंद ही नहीं आता। किसी के भी साथ जाऊं, मेरी सुई नीले रंग पर ही आकर अटक जाती है। आज देखो तुमने भी नीले रंग की मेरी मनपसंद शर्ट पहनी है, कितनी जच रही है तुम पर। सुमित, ओह, तो तुम्हारी नज़र पड़ गई, मुझे लगा तुम ध्यान ही नहीं दोगी। प्रेरणा, ऐसे कैसे ध्यान नहीं देंगे, हमने तो उसी वक्त देख लिया था जब तुम बाइक लेकर मेरे सामने से गुजर रहे थे, लेकिन मैंने जताया नहीं। सुमित, यही तो तुम्हारी कमी है, तुम सही वक्त पर कुछ जताती नहीं हो। वक्त पर जताना सीखो, अपने शब्दों को बयां करना सीखो, वरना वक्त निकलने के बाद बहुत कुछ हाथ से निकल जाता है। प्रेरणा बात को टालते हुए, तुम और तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें, कुछ और रंग के लहंगे पसंद कर लें या फिर बातें ही करनी हैं। सुमित, हाँ हाँ बिल्कुल भैया, इसके अलावा और किसी रंग का लहंगा दिखाइए। दुकानदार और रंग के लहंगे लेकर आता है और प्रेरणा के सामने रख देता है। प्रेरणा, लो अब तुम अपने मनपसंद के रंग चुनो और जो मेरे लिए अच्छा लगे वो लहंगा पसंद कर लो। सुमित, ठीक है देख रहा हूँ। अच्छा, कुछ देर सभी लहंगों को देखने के बाद सुमित को एक लाल और सुनहरे रंग का लहंगा पसंद आता है और वो प्रेरणा को वही लहंगा लेने के लिए बोलता है। प्रेरणा, अरे यार, लाल रंग का लहंगा मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा, सब मुझे ही देखेंगे घूर घूर के। सुमित,
अच्छी बात है ना, हर कोई चाहता है लोग उसे देखें। तुम्हें देखेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रेरणा, हाँ लेकिन लाल रंग दुल्हन के ऊपर ही अच्छा लगता है, मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। कोई और रंग देख लो ना। सुमित, और कोई रंग मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और लोग क्या कहेंगे इसमें तुम्हें क्या, तुम दुल्हन ना सही, दुल्हन की बहन हो, लोग तुम्हें ही तो देखेंगे। प्रेरणा, ठीक है, अब तुम यही पसंद करते हो तो ठीक है। प्रेरणा ने सुमित की पसंद का लाल और सुनहरे रंग का लहंगा खरीद लिया। सुमित, चलो कुछ देर कहीं बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। प्रेरणा, नहीं आज नहीं, फिर कभी खाने पीने का कार्यक्रम बनाना, आज बहुत देर हो गई है। एक लहंगे को पसंद करने में इतना वक्त लग गया। सुमित, ठीक है देर हो गई है, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें आधे रास्ते तक। प्रेरणा, नहीं मेरे घर का कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सुमित, अरे कोई नहीं देखेगा, बस तुम ये दुपट्टा सर पर रख लो अपने, मैं दूसरे रास्ते से ले चलूँगा। प्रेरणा, ठीक है चलो। प्रेरणा सुमित की बाइक पर बैठ जाती है और सिर को दुपट्टे से ढक लेती है। कुछ देर सुमित बहुत धीरे धीरे बाइक चलाता है, लेकिन अचानक बाइक को थोड़ा तेज कर देता है और प्रेरणा उसके कंधे की थोड़ा और करीब आ जाती है। प्रेरणा सुमित की शरारत देख मुस्कुराने लगती है और सुमित उसकी मुस्कुराहट को बाइक के हैंडल के कांच से देखता रहता है। तभी अचानक प्रेरणा की नज़र भी उसी कांच पर पड़ जाती है और वो सुमित को देख शर्माने लग जाती है। कुछ दूर पर जाकर सुमित प्रेरणा को उसके घर के आधे रास्ते पर छोड़ देता है। प्रेरणा अपने घर चली जाती है और सुमित अपने घर पहुंचकर प्रेरणा अपने परिवार के सदस्यों को लहंगा दिखाती है। प्रेरणा का लहंगा सबको बहुत पसंद आता है। प्रेरणा बहुत खुश हो जाती है और घर में सबके द्वारा लहंगा पसंद आने की बात सुमित को बताती है। सुमित, देखा मेरी पसंद कितनी अच्छी है। प्रेरणा, हाँ, घर में सब लहंगे की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। सुमित, अच्छा कब जाना है तुम्हें शादी में। प्रेरणा, परसों हम लोग निकलेंगे और उसके 2 दिन बाद शादी है, मतलब कुल मिलाकर मुझे वहाँ 5 दिन लग जाएंगे। सुमित, अच्छा, फिर तो अच्छा खासा मज़ा करोगी तुम तो। प्रेरणा, वो तो है ही, चचेरी बहन की शादी है, खूब मस्ती होगी, और वो भी जब सारे भाई बहन एक साथ इकट्ठा होते हैं तो इतनी खुराफात करते हैं हम लोग कि पूछो ना, पूरी रात बस बातचीत में ही बीत जाती है। सुमित, हाँ ये तो है, हमारे यहाँ भी शादी में यही हाल होता है। हम सब भाई बहन मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं और दम सिराज खेलते हैं, पूरी रात मस्ती भरा माहौल बना रहता है। प्रेरणा, यार, शादियों का मज़ा ही अलग है, चारों तरफ खुशनुमा माहौल छाया रहता है, सब अपने अपने गुट के साथ बैठकर अपने अपने हिसाब की बातें करते रहते हैं, कहीं किसी को छेड़ना तो किसी को चिढ़ाना। सारी हंसी ठिठोली शादियों में एक अपनापन बना कर रखती है और सबसे बड़ी बात, सब किसी बात का बुरा भी नहीं मानते और उसमें भी मुस्कुराते रहते हैं। सुमित, सही कह रही हो तुम, और इसी तरह दोनों बातचीत करते सो जाते हैं। 2 दिन प्रेरणा को अपने चाचा के घर जाना है और वह सुमित से उस दिन ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती है। फिर वो अपने परिवार वालों के साथ अपने चाचा के घर शादी में चली जाती है। वहाँ जाकर वो शादी से जुड़ी रस्में, संगीत, भाई बहनों के साथ मस्ती करने में मगन हो जाती है। सुमित कई बार प्रेरणा को फ़ोन करता है, लेकिन ज़्यादातर प्रेरणा सबके बीच फ़ोन उठाने में असहज महसूस करती है और अगर वक्त मिलने पर फ़ोन करती भी है तो ज़्यादा देर बात नहीं कर पाती है, क्योंकि कोई ना कोई रिश्तेदार उसके आसपास ही आ जाता है, जिस वजह से उसे हड़बड़ी में फ़ोन काटना पड़ जाता है। प्रेरणा की इन सभी हरकतों से सुमित को बहुत बुरा महसूस होता है, लेकिन वो बातों को बढ़ाना नहीं चाहता और फ़ोन ना करने का खुद से वादा कर लेता है। कुछ देर बाद प्रेरणा की भाभी प्रेरणा के पास आती हैं और उससे कहती हैं, प्रेरणा, मैं साड़ी से मेल जोल खाती चूड़ियाँ घर पर ही भूल आई हूँ, शायद तुम्हारे भैया से बोलूँगी, उल्टा 4 बात सुनाएंगी। इससे अच्छा है तुम मेरे लिए आसपास की किसी दुकान से मिलती जुलती चूड़ियाँ लेती आओ, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो मम्मी जी भी पूछेंगी और डांट लगाएंगी। प्रेरणा, ठीक है भाभी, आप यहीं रहिए, मैं चूड़ियाँ लेकर आती हूँ। आप जिस साड़ी के लिए चूड़ियाँ लेनी है बस मुझे वो साड़ी दे दीजिए। प्रेरणा की भाभी साड़ी लेकर आती हैं और प्रेरणा को दे देती हैं। प्रेरणा साड़ी लेकर बाजार की तरफ चली जाती है। आधे रास्ते में पहुंचकर
वो सुमित को फ़ोन लगाने लगती है। सुमित, आखिर मिल गया समय मेरे लिए। प्रेरणा, हाँ बस खुशकिस्मती समझो, समय मिल गया। भाभी चूड़ियाँ लाना भूल गई थी, उन्हीं की मैचिंग चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ। इसी बहाने तुमसे बात हो जाती, इसीलिए ये मौका मैंने हाथ से जाने नहीं दिया। सुमित, अच्छा जी, एक बात पूछूं? प्रेरणा, हाँ पूछो ना। सुमित, इतनी तकलीफ़ मेरे लिए, वो भी क्यों? आखिर हम आपके हैं कौन? प्रेरणा, इसमें तकलीफ़ कैसी? आखिर एक अच्छे दोस्त हो तुम हमारी। सुमित उत्सुकता, बस दोस्त और कुछ नहीं। प्रेरणा बात को टालते हुए, पता नहीं। सुमित, तुम सच सच बताओ, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? प्रेरणा, अरे आती है ना, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है। बताओ तो। बताया तो था, तुम भी तो जानते हो, शादी ब्याह के मौके पर ढेरों काम होते हैं और ढेरों रिश्तेदार। एक को भी जरा सी भनक लग गई कि मैं किसी लड़की से बात करती हूँ तो मेरे पूरे ख़ानदान में नमक मिर्च के साथ तड़का लगाकर परोसा जाएगा, और तो और 4 बात अलग से सुनाया जाएगा, वो अलग। सुमित, ठीक है मैं समझता हूँ, इसीलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जानना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं? प्रेरणा, मैं इत्मीनान से इसका जवाब दूंगी, अभी मैं बाहर हूँ, ये सही वक्त नहीं है इन सब बातों का। अच्छा रुको, मैं दुकान पर पहुँच गई हूँ, चूड़ियाँ लेकर बात करती हूँ। सुमित, सुनो फ़ोन मत काटना, ऐसे ही चालू रखना, मैं फ़ोन पर हूँ। प्रेरणा फ़ोन को बिना काटे हाथ में लिए रहती है और दुकानदार से साड़ी की मेल जोल खाती चूड़ियाँ लगवाने लगती है। कुछ देर बाद दुकानदार मेल जोल खाती चूड़ियाँ लगाकर प्रेरणा को दे देता है और वो दुकानदार को रुपए देकर लौटने लग जाती है। बाहर निकलते ही दोबारा फ़ोन को कानों में लगाकर सुमित से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाती है। प्रेरणा, हाँ बताओ कैसे हो? सुमित, तुम्हारी याद में पागल हुआ हूँ, दिन भर तुम्हारे एक फ़ोन का इंतज़ार करता हूँ यार, आई लव यू। प्रेरणा, यार वक्त नहीं मिलता, क्या करूँ? सुमित, मैंने कुछ और भी कहा है तुमसे, मुझे उसका जवाब चाहिए। प्रेरणा, मैंने कहा है ना, इस विषय पर जवाब इतनी जल्दबाजी में नहीं दिया जाता, मैं इत्मीनान से बात करती हूँ तुमसे इस विषय पर। सुमित, ठीक है, लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लिया करो। प्रेरणा, हाँ ठीक है, अब रखो फ़ोन, मैं घर पहुँच गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। प्रेरणा फ़ोन रख देती है और अपने घर पहुँच जाती है। अपनी भाभी को चूड़ी और साड़ी सौंप कर दोबारा परिवार में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे शादी का दिन भी नज़दीक आ जाता है। आज प्रेरणा शादी के कामों में इतना व्यस्त हो जाती है कि पूरा दिन वो सुमित को फ़ोन ही नहीं कर पाती। कुछ हद तक तो वो समय निकालने की बहुत कोशिश भी करती है, लेकिन उसे ज़रा सा भी समय नहीं मिलता कि वो फ़ोन मिलाकर बात कर ली। जो भी समय मिलता है उसमें सिर्फ सुमित के द्वारा आए हुए मैसेज का जवाब ही दे पाती है, वो भी ज़्यादातर मैसेज का जवाब वो वक्त पर देने की बजाय देर से ही दे पाती है। शाम को प्रेरणा सुमित के द्वारा पसंद किए लाल और सुनहरे रंग के लहंगे को पहनकर तैयार होती है। बालों का सुंदर सा जोड़ा बनाती है जिसमें बड़ी सी बिंदिया सजाती है, माथे पर छोटी सी बिंदी, आँखों में काजल, कानों में बिंदिया से मिलते जुलते झुमके, हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ और होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक। पूरी तरह सजने संवरने के बाद वो अपनी फ़ोटो खींचती है और सुमित को भेज देती है। सुमित, बहुत खूबसूरत लग रही हो यार, तुम्हारे ऊपर लाल रंग भी जचता है, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। जब देखो तो नीला नीला रंग पहनकर हाथी जैसे तैयार हो जाती हो। मजाक में प्रेरणा रूठते हुए, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे हाथी कहा? सुमित चिढ़ते हुए, अब हाथी को हाथी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाथी से मिलता जुलता रंग हर वक्त शरीर पर डाले रहोगी तो हाथी ही लगोगी ना। प्रेरणा गुस्साती हुई, यार तुम तो खुलेआम बेइज्जती करते रहते हो, कुछ सोचते भी नहीं कि किसी को अच्छा लगेगा या बुरा, बस अपनी धुन में बोलते चले जाते हो। सुमित, मैं ऐसा ही हूँ, जो चीज़ मुझे जैसी लगती है मैं बोल देता हूँ, ज़्यादा सोचने विचारने लगा तो भावुक हो जाऊँगा, और मैं इतना ज़्यादा किसी के सुख दुख के बारे में सोच नहीं पाता, किसी के अच्छा बुरा लगने के बारे में नहीं सोच पाता। मेरा बस एक फंडा है, अगर खुद खुश हो तो सब ठीक, वरना मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ
अपने आप से और अपनी खुशी से मतलब है। उसके लिए चाहे किसी को मेरी वजह से दुख भी पहुँचे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे लिए ज़िंदगी में पहले मैं मायने रखता हूँ, फिर दूसरा कोई। प्रेरणा, तुम तो बहुत स्वार्थी किस्म के इंसान हो फिर तो। सुमित, अब तुम इसे स्वार्थी कहो या खुद से प्रेम। मैं जब अकेला इस दुनिया में आया हूँ, अकेले ही मुझे अकेले ही मुझे अपने सभी काम करने हैं, खुद ही रोना है और खुद ही चुप हो जाना है। जब सब कुछ अपने शरीर के लिए ही करना है तो इसमें स्वार्थी कैसा। प्रकृति ने हमें पहले हमारा शरीर दिया है और अगर हम उसके दिल दिमाग, उसके एहसास, उसके दर्द को समझने की बजाय दूसरे के दिल दिमाग एहसास दर्द को समझने में ज़्यादा महत्व देने लगी और इन सब की वजह से प्रेमी हृदय दयालु कहलाए, तो भैया हमें ये पुरस्कार नहीं चाहिए। हम स्वार्थी ही सही, हमारे लिए पहले हम ज़रूरी हैं, हमारा दिल ज़रूरी है, इससे जुड़े जज्बात एहसास ज़रूरी हैं, फिर कुछ और। अगर मेरे शरीर को कोई दर्द पहुंचाना चाहेगा तो हमारे लिए वो शख्स कोई मायने नहीं रखेगा। मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है वही मैं करता हूँ और खुश रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सही और गलत के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाता, क्योंकि एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, पहले खुद से, खुद के शरीर से प्यार करना चाहिए, फिर किसी और से। जब आप खुद से प्यार करते हो तभी लोग आपसे प्यार करते हैं। प्रेरणा व्यस्त रहने की वजह से ज़्यादा जवाब नहीं दे पाती और अच्छा अच्छा कहकर बात को ही समाप्त कर देती है। आजकल शादी ब्याह में रस्मों से ज़्यादा उत्सुकता अलग अलग तरीके में खुद की फ़ोटो खींचने का होता है। प्रेरणा भी अपनी अलग अलग अंदाज में कई फ़ोटो कभी खुद से ही खींचती है तो कभी अपनी अन्य बहनों के साथ। रात भर शादी के अन्य रस्में और गाने बजाने के साथ शादी का कार्यक्रम संपन्न होता है और सुबह विदाई की घड़ी आती है। सभी की आंखें नम रहती है। प्रेरणा भी अपनी बहन से गले लगकर खूब रोती है और कुछ देर बाद उसकी बहन अपने ससुराल चली जाती है। शादी की सभी रस्में संपन्न हो चुकी होती हैं। घर के ज़्यादातर मेहमान विदाई होते ही अपने अपने घर को जाने लगते हैं। आज पूरा घर खाली हो चुका होता है। प्रेरणा का परिवार आज की बजाय कल जाने का विचार बनाता है। सभी मेहमानों को विदा करने के बाद घर के अन्य सदस्य रात भर जागने के बाद सोने चले जाते हैं। प्रेरणा भी सोने चली जाती है। करीब 7 से 8 घंटे सोने के बाद प्रेरणा की नींद पूरी होती है। जागने के बाद वो अपने मोबाइल को देखती है, जिस पर सुमित के 3 से 4 कॉल और 2-3 मैसेज आए हुए होते हैं। वो सुमित को फ़ोन लगाती है और 2-3 मिनट बात करती है। सुमित, आज तो शादी के कार्यक्रम ख़त्म हो गए, अभी भी व्यस्त हो गया। प्रेरणा, नहीं, शादी के बाद की थकान मिटा रहे हैं। सुमित, अच्छा जी, हमसे भी कभी बात कर लिया करो, थकान मिट जाएगी। प्रेरणा मुस्कुराती हुई, अब कल से तुमसे ही बात करेंगी, वो भी अच्छे से। सुमित खुशी जताते हुए, मतलब कल तुम आ रही हो? ओह वाह। प्रेरणा मुस्कुराती हुई, हाँ, आधे मेहमान तो आज ही चले गए, लेकिन चाचा जी ने हमें रोका। हम लोगों को रोक लिया, बोले कि तुम लोग भी चले जाओगे तो पूरा घर खाली हो जाएगा और तुम्हारी चाची और दुखी हो जाएंगी। रात भर शादी की रस्मों के चलते कोई सोया भी नहीं था, तो सभी के जाने से बेहतर रुकना सही समझा। सुमित, नींद पूरी हो गई? प्रेरणा, हाँ, पूरी हो गई। सुमित, फिर तो पूरी रात मैसेज पर बात कर सकती हो, अब तो कोई और है भी नहीं रिश्तेदार। प्रेरणा सहमति जताते हुए, ठीक है, आज खूब बात करेंगे। चलो अभी कुछ खाने जा रही हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है, आकर बात करती हूँ। सुमित, ठीक है, जाओ। प्रेरणा खाना खाने चली जाती है और करीब 1 घंटे बाद वापस आती है और सुमित से बात करती है। सुमित उत्सुकता बस, यार अब मुझसे अपने दिल को संभाला नहीं जाता, मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। इतने दिन से मैं तो तुमने सोच लिया होगा कि तुम्हें मुझसे क्या बोलना है। अब अगर थोड़ा जल्दी करके हमें हमारा जवाब दे दोगी तो हम भी सुकून की सांस ले सकेंगे। प्रेरणा, तुम फिर से शुरू हो गए तो ठीक है, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। देखो सुमित, तुम्हें मैं स्कूल के समय से जानती हूँ और बचपन में जब हमारा स्कूल अलग अलग हो गया था तब तक मैं तुम्हें भूल चुकी थी, लेकिन जब उस दिन मैंने पहली बार तुम्हारी सिर्फ एक झलक देखी, ना जाने मेरे दिल को क्या हुआ, मुझे खुद मालूम नहीं चला।
उस दिन के बाद दिल ने सिर्फ तुम्हें ढूंढने की ख्वाहिश जताई। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि कितनी जल्दी तुम्हें हासिल कर लूँ, कितनी जल्दी तुमसे बातें कर लूँ। ना जाने इतना ज़्यादा एहसास मेरे दिल के किस कोने में कब से छिपे हुए थे। इस बात का कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ महसूस करती हूँ। पता है, तुमसे पहले बहुत से लड़कों से बातचीत हुई, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने भाई बना लिया। किसी के लिए किसी भी तरह का एहसास जागा ही नहीं, और ना ही किसी के लिए दिल ने कभी सामने से दोस्ती करने की पहल जताई। लेकिन तुम्हें देखने के बाद अंदर से इच्छा जागी कि तुम्हें कैसे भी करके ढूंढना है, तुमसे दोस्ती करनी है। शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सुमित को सोते हुए, जब सब कुछ तुम्हें मालूम था, इतना कुछ तुम भी महसूस कर रही थी, फिर तुमने कभी अपने दिल की बात रखने की पहल क्यों नहीं की? और तो और इतने दिनों से मैं तुमसे अपना हाल दिल बयां कर रहा था, उस पर भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, बल्कि तुमने हर दिन ऐसे जताया जैसे कि तुम इस पड़ाव से भाग रही हो। आखिर तुमने ये सब क्यों किया? प्रेरणा, मैं किसी भी चीज़ से भाग नहीं रही थी, बल्कि मैं तो बहुत खुश थी कि जो मेरे मन में छुपा हुआ है वही तुम भी महसूस करते हो। जिस दिन पहली बार तुमने अपने दिल की बात मुझे पहुंचाई थी, तुम यकीन नहीं करोगे कितना अच्छा महसूस हुआ था मुझे, कितना खुश थी मैं उस दिन। लेकिन समय की कमी के चलते तुमसे बात नहीं कर पा रही थी। मैंने भी उस दिन यही चाहा था कि तुमसे अपने दिल के सारे जज्बात साझा कर दूँ, लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा था। जितना भी वक्त मिलता था उसमें हाल चाल ही हो जाता था, ज़्यादा बातचीत हो ही नहीं पाती थी हमारी। और इतनी हड़बड़ाहट में मैं अपने दिल के जज्बात तुम तक नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने सही वक्त आने का इंतज़ार किया। आज जब शादी की सभी रस्मों से खाली हुई, तभी मैंने सोचा था कि अब जाकर तुमसे बात करूंगी। लेकिन रात भर जागने की वजह से आंखें इस कदर जल रही थी कि मोबाइल को ज़रा सा भी देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए मैंने खुद को थोड़ा आराम देने का सोचा, और जागने के बाद जब आँख खुली तब ये विचार बनाया कि आज तुमसे अपनी सभी बातों को कह डालूँगी, और साथ ही साथ तुम्हारी क्या प्रतिक्रियाएं हैं उसका भी बढ़ चढ़ कर ब्यौरा लूँगी। सुमित, अच्छा, इतना सब कुछ तुम्हारे मन में चल रहा था और मैं फालतू में इतना परेशान हो रहा था। माना कि तुम इतनी जल्दबाजी में अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहती थी, लेकिन कम से कम एक बार हाँ या नहीं तो कर दिया होता। कम से कम मैं भी निश्चिंत हो जाता कि तुम्हारे मन में भी वही सारी भावनाएं उजागर हो चुकी हैं जो मेरे मन में कई दिनों से उजागर हैं। लेकिन तुम तो खेल खेलने लगी थी मेरे साथ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब जब दोनों के मन में एक जैसा ही एहसास है, और इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती है। मुझे तुम्हारे दिल के जज्बात इस तरह सुनकर अपार खुशी हो रही है। आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बस अब जल्दी से वापस आ जाओ और हम फिर से पहले की तरह घंटों ढेर सारी बातें करने लगेंगे। पहले तो तुम सिर्फ काम की ही बातें करती हो, लेकिन अब मोहब्बत से भरी बातों का मज़ा कुछ और ही होगा। क्या तुम आने के बाद मुझसे मिलोगी? प्रेरणा, मिलना जुलना तो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉलेज जाना है, और पिछले कुछ दिनों जो क्लासेस छूटी हैं उसे भी पूरा करना है, पढ़ाई भी करनी है। इसीलिए अभी तो मिलने का समय नहीं है। हाँ, लेकिन बातों का सिलसिला कायम रहेगा। जिस दिन मुझे वक्त मिलेगा उस दिन बता दूंगी कि कब और कहाँ कितने बजे मिलना है। सुमित, ठीक है, अब चलो सो जाओ, सुबह तुम्हें मेरे पास भी तो वापस आना है। प्रेरणा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे घर आना है। सुमित, अरे यार, एक शहर में रहते हैं तब इतनी दूरी महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही दूसरे शहर में जाओ ऐसा लगता है न जाने कितनी दूर चले गए हैं। चलो अच्छा ठीक है, अब जाओ सो जाओ तुम। दूसरे दिन प्रेरणा अपने चाचा जी के घर से परिवार सहित वापस लौट आई। अब सुमित और प्रेरणा में घंटों प्यार भरी बातें होने लगी। अब प्रेरणा सुमित के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने लगी। धीरे धीरे दोनों में प्यार और गहरा होने लगा। अपनी प्रेम कहानी के बारे में प्रेरणा ने कीर्ति को भी बताया और पूरी प्रेम कहानी को विस्तार में समझाया कि कैसे एक दिन अचानक सुमित से मुलाकात करीब 8 सालों बाद हुई, और बातों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते आज प्रेम के इजहार तक पहुंच गया। प्रेरणा ने कीर्ति से बोला कि
चलो एक दिन मुझे सुमित से मिलने जाना है, अकेले अच्छा नहीं लगेगा, तुम साथ रहोगी तो हम ढंग से मिल भी लेंगे। कीर्ति ने पहले तो मना किया, मैं क्या करूँगी तुम दोनों के बीच में चलकर। तुम दोनों इतने दिनों बाद मिल रहे हो, जाहिर है कि तुम्हें एक एकांत की ज़रूरत होगी। तुम अकेले में बातें करनी होंगी और मेरी मौजूदगी में तुम क्या लोग ढंग से बात कर पाओगे। और सुमित को मेरा आना पता नहीं पसंद आएगा या नहीं। प्रेरणा, यार कीर्ति, तुम इतना ज़्यादा ना सोचो। जानती हो, यहाँ किसी से भी मिलो आसपास के लोगों की नज़र पड़ जाती है और हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। तुम रहोगी तो मुझे भी एक सहारा रहेगा। चलो ना यार। और ऐसी भी कोई निजी बातें नहीं करनी, हमें की एकांत की आवश्यकता पड़े, बस मिलने ही की इच्छा जागती है तो उसी इच्छा की पूर्ति के लिए जाना है जिसमें तुम भी चल रही हो। कीर्ति, किसी तरह प्रेरणा ने कीर्ति को अपने साथ सुमित से मिलने चलने के लिए मना लिया। कॉलेज से छूटने के बाद प्रेरणा ने सुमित को फ़ोन लगाया। प्रेरणा, सुनो, तुम कहाँ हो? सुमित, कॉलेज में हूँ। क्यों, कोई ज़रूरी काम है क्या? प्रेरणा, हाँ बहुत ज़रूरी है। कब तक तुम्हें बात करने का वक्त मिलेगा? जैसे ही फुर्सत मिले बात करो। सुमित, ठीक है, 1 घंटे में फ़ोन करता हूँ। प्रेरणा, 1 घंटे? इतनी देर में तो हम घर पहुँच जाएंगे, वहाँ तुमसे फ़ोन पर बात नहीं हो पाएगी। सुमित, ठीक है, तुम जहाँ भी हो 10 मिनट वहीं रुको, 10 मिनट में तुम्हें कॉलेज से निकल कर फ़ोन करता हूँ। प्रेरणा, ठीक है। 10 मिनट प्रेरणा पास के एक मॉल में चली जाती है और इधर उधर समय निकालती है। 10 मिनट बाद सुमित का फ़ोन आता है। सुमित, हाँ बोलो, क्या बोल रही थी तुम? प्रेरणा, तुम्हें मुझसे कब मिलना है? सुमित, जब तुम चाहो। मैंने तो पहले ही बोल रखा है मिलने का, लेकिन तुम्हारे पास ही वक्त नहीं था, इसीलिए दोबारा मैंने कुछ कहा ही नहीं। प्रेरणा, ठीक है, फिर कल कॉलेज में नहीं जाऊंगी। कल खाना खजाना रेस्टोरेंट में मिलते हैं 11 बजे। बोलो, सही रहेगा ना? सुमित, ठीक है, फिर कल 11 बजे मिलते हैं। प्रेरणा और कीर्ति नियत समय पर खाना खजाना रेस्टोरेंट में पहुंच जाती हैं और वहां बैठकर सुमित का इंतज़ार करती हैं। प्रेरणा सुमित को फ़ोन लगाती है। कहाँ हो तुम, कितनी देर में आओगी? सुमित, बस आ रहा हूँ, पहुँच ही गया हूँ। रास्ते में बहुत जाम लगा था, इसीलिए पहुँचने में देर हो गई। तुम रुको, मैं आता हूँ 5 मिनट में। प्रेरणा, ठीक है, जल्दी आओ, फालतू बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। 5 से 7 मिनट बाद सुमित भी खाना खजाना होटल में आ जाता है। प्रेरणा और सुमित एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुमित आकर प्रेरणा के बगल में बैठ जाता है। प्रेरणा सुमित का परिचय कीर्ति से करवाती है। सुमित, ये कीर्ति है, मेरी सहेली, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। तुमसे मिलना था, इसीलिए इसको भी साथ ले आए हैं। और पता है, ये कह रही थी कि हम दोनों के बीच में हड्डी बन रही है, आ ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से तैयार किया है मैंने इसे मेरे साथ आने के लिए। सुमित, अरे कीर्ति जी, आप इतना क्यों सोचती हैं? इसी बहाने आपसे मुलाकात होगी। वैसे कीर्ति जी, आप अकेली हैं या कोई और शहजादा आपके दिल में भी जगह बनाए बैठा है? मेरा मतलब सिंगल या मिंगल? कीर्ति, जी नहीं, मैं अकेली हूँ। अभी मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके लिए ऐसा कुछ महसूस हो। सुमित, चलिए अच्छी बात है, दुआ करेंगी कि आपको भी एक दिन सच्चा प्रेम मिले। प्रेरणा को भूख लगने लगती है और वो कुछ खाने का मंगाने को बोलती है। सुमित और प्रेरणा मिलकर नूडल्स और बर्गर मंगवाते हैं। खाते पीते तीनों लोगों में बातों का सिलसिला कायम रहता है। बीच बीच में कभी सुमित प्रेरणा का हाथ पकड़ लेता है तो कभी आंखों ही आंखों में उससे बहुत कुछ कह जाता है। प्रेरणा भी मुस्कुराती हुई उसकी आंखों को पढ़ने का प्रयास करती है और करीब 2 घंटे बाद तीनों, प्रेरणा, सुमित और कीर्ति, अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे प्रेरणा और सुमित की बातों का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ने लगा। करीब 3 महीने की मुलाकात के बाद अब सुमित को आगे की पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों में कॉलेज के लिए आवेदन करना था। उसने MBA के लिए कई कॉलेज में आवेदन किया, लेकिन प्रेरणा अपने कॉलेज से ही आगे की पढ़ाई जारी रखने का सोच रही थी और यही उसके परिवार वालों की भी राय थी। इसी बीच दोनों की मुलाकात भी कम हो पाती, लेकिन बातों का सिलसिला फ़ोन और मैसेज के माध्यम से कायम था।
दोनों अपनी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए भी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। करीब 1 महीने के प्रयास के बाद सुमित का चयन MBA के लिए देहरादून के कॉलेज में हो गया। अब उसे देहरादून जाना था। देहरादून जाने के नाम से प्रेरणा जितना ही दुखी थी, सुमित उतना ही ज़्यादा उत्साहित था। अब उसे छोटे से शहर से निकलकर एक बड़े शहर, वो भी देहरादून की हसीन वादियों में जाने के ख्याल से ही गुदगुदी सी महसूस होती थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके पंखों को उड़ान मिल गई। अब वो हर वक्त देहरादून के ख्यालों में खोया रहता था। जब कभी प्रेरणा उससे दूर होने के ख्याल से रोने लगती थी तो वो गुस्से में चिल्ला भी देता था, यार अभी गया भी नहीं और तुम रो रो कर मनहूसियत फैला रही हो। यार इतनी मुश्किल से ये मुकाम आया है और तुम उसमें खुश रहने की बजाय सारा माहौल ख़राब कर रही हो। तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम्हें मेरी खुशी में खुश होना चाहिए ना कि मुंह बनाकर ये जताना चाहिए कि तुम मेरा भला कभी नहीं चाहती थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तरह इसी छोटे शहर में बैठा रह जाऊं? मुझे आगे पढ़ना है और रोज़गार अच्छे से अच्छा ढूंढना है, जहां रहकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा वहीं 4 से 5 हज़ार की नौकरी करने में अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। इसीलिए हो सके तो तुम ये रोने धोने का नाटक ना करो तो बेहतर होगा। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर प्रेरणा सुमित के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसे लगा कल तक इसी शहर में रहकर पढ़ाई जब कर रहा था तो यही शहर उसका अपना था। आज यही शहर उसके लिए छोटा हो गया। आज उसकी नज़र में शहर की कोई कीमत नहीं है। चलो मानती हूँ कि सुमित का चयन अच्छे कॉलेज और अच्छे शहर में हो गया, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि हम अब मिल नहीं पाएंगे जल्दी। शायद बातें भी कम हों। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हूँ, क्योंकि क्या इस बात का ज़रा सा भी दुख सुमित को नहीं है? क्या अब उसे मेरी याद नहीं आएगी? उसी ने तो एक बार कहा था कि शहर में रहो तो दूरियाँ नहीं लगती, हर वक्त लगता है मेरे पास हो, लेकिन शहर से दूर जाती हो तो लगता है कितना ज़्यादा दूर चली गई हो। और आज जब वो खुद इस शहर से मुझसे दूर जा रहा है तो उससे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। हो सकता है मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। शायद उसके मन में दूरियों से ज़्यादा अपने मुकाम को हासिल करने की तलब है और अपनी मंजिल को पाने की खुशी। इसीलिए वो अभी ये सब महसूस नहीं कर पा रहा है। शायद वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उसे मेरी कमी महसूस हो और यही सब सोच सोच कर वो अपने मन को बहला लेती है और आंसू पोंछ कर अपने काम में मस्त हो जाती है। अपने परिवार के बीच में बैठकर अपने दिमाग को अलग अलग चीज़ों में लगाती है और कुछ पल के लिए उस दर्द से उभरने लगती है। लेकिन सुमित का अब तक कोई फ़ोन नहीं आया होता है। देर रात करीब 11 बजे खाना पीना करके वो अपने कमरे में आती है। उसकी मम्मी पहले से कमरे में लगे बिस्तर के एक कोने पर सोई हुई रहती हैं। प्रेरणा भी आकर अपनी मम्मी के बगल दूसरे किनारे पर लेट जाती है और सुमित को मैसेज करती है, सो गए क्या? सुमित, नहीं, जाग रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। प्रेरणा, मैसेज या कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा तुमने? सुमित, अरे बोला तो व्यस्त हूँ। प्रेरणा, तुम्हें याद है तुम क्या बोल रहे थे? उसके बाद तुमने मनाने की कोशिश नहीं की। सुमित, यार प्रेरणा प्लीज़ फिर से तुम शुरू मत हो जाना। अगर तुम्हें वही सब बातें करनी है तो मेरे पास इतना समय नहीं है, और अगर कुछ नया हो तो बताओ, वरना सो जाओ। जब सुबह तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए तब बात करना, और कृपया ये बात यहीं भूल कर सोना। कल का दिन मुझे ख़राब नहीं करना अपना। प्रेरणा बिना कुछ जवाब दिए मोबाइल एक किनारे रख देती है और बिस्तर पर लेटे लेटे छत की दीवार को एकटक देखती रहती है। उसे सुमित के द्वारा कहे एक एक शब्द बड़ी गहराई से महसूस हो रहे थे। उसके नैनों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और उन्हीं आंसुओं के साथ वो सो जाती है। सुबह प्रेरणा सब भूल कर सुमित से बात करने लगती है और सुमित भी प्रेरणा से प्यार से ही बात करता है। सुमित को हमेशा अपनी खुशी से मतलब होता है और उससे दूसरे के रोने, दूसरे के दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पसंद कि कोई उसकी खुशियों में खलल डाले। बस उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है खुद की आत्मसंतुष्टि। उसके अलावा उसे
किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देहरादून जाने में अभी 2 महीने का वक्त बाकी होता है, इसीलिए प्रेरणा थोड़ा सुकून महसूस करती है और इन 2 महीनों में वो सुमित के साथ हर एक पल को खूबसूरत बनाने का सोचने लगती है। इस बात में सुमित की भी सहमति होती है। अब सुमित प्रेरणा से ज़्यादा बातचीत करने की जिद करने लगता है और अगर प्रेरणा बात करने में असमर्थता जताती है तो इस कदर नाराज़ होता है कि दोबारा प्रेरणा को मनाने भी नहीं आता। थक हार कर आखिर प्रेरणा को ही उसे मनाना पड़ता है और सुमित की जिद को पूरा करना होता है। एक बार जब प्रेरणा ने सुमित की जिद पूरी करनी शुरू कर दी तो सुमित ने इस बात को अपनी आदत बना ली और जब कभी भी उससे कोई जिद करनी होती तो उससे मालूम होता कि अभी कुछ देर बाद तो ये बात प्रेरणा मान ही जाएगी। आखिर प्यार जो करती है। प्रेरणा की इसी बात का सुमित हमेशा फ़ायदा उठाने लगा। कभी बात करने की जिद तो कभी मिलने की जिद। प्रेरणा सुमित के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सुमित उसके प्यार, उसके जज्बात के साथ मजाक करने लगा है, उसके साथ खेलने लगा है, उसके महत्व को समझने की बजाय उस पर चीज़ें थोपने लगा है। एक दिन रात के 12 बजे सुमित ने प्रेरणा को फ़ोन किया। प्रेरणा ने तुरंत फ़ोन काट दिया क्योंकि उसकी मम्मी उसके साथ ही सो रही थी और फ़ोन की आवाज़ से उसकी नींद ना टूट जाए, इसीलिए उसने फ़ोन काटना ही सही समझा। फिर उसने तुरंत सुमित को मैसेज कर दिया और साथ ही साथ उसे ये भी बता दिया कि यार मम्मी सो रही हैं साथ में, तुम्हें तो मालूम है, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा सकती। कोई ज़रूरी काम है क्या? मैसेज करके बता दो। सुमित उसका मैसेज पढ़ते ही भड़क गया। तुमने फ़ोन कैसे काटा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन काटने की? प्रेरणा बात को संभालते हुए, प्लीज़ जान, इतना नाराज़ ना हो। तुम जितना बात करने को बोलोगी मैं उतनी बात करूँगी, लेकिन मैसेज पर। सुमित गुस्से में, मुझे जब अभी फ़ोन पर बात करना है तुमसे तो मैसेज पर कैसे कर लूँ? प्रेरणा, प्लीज़ यार बात मान जाओ जाने मन, कल से कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगी फ़ोन पर बात करने का। सुमित, ठीक है, फिर पूरी रात मुझसे सिर्फ पति पत्नी की तरह प्यार भरी बातें करोगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रेरणा, हाँ समझ रही हूँ, ठीक है, मैं प्यार भरी बातें करूँगी। पूरी रात प्रेरणा सुमित के मुताबिक बातें करती है और सुमित के गुस्से और नाराज़गी को किसी तरह शांत करने में कामयाब होती है। हर रात बातों का सिलसिला इसी तरह चलने लगा। कुछ दिन तो सुमित प्रेरणा के साथ मैसेज के जरिए अपने मन मुताबिक बात कर अपने अंदर की उत्तेजना को शांत कर लेता था, लेकिन कुछ दिन बाद उसका मन मैसेज पर बात करने से भर गया। अब उसकी अभिलाषा और ज़्यादा उछल कर बाहर आने लगी थी। कहते हैं ना, जब इंसान के अंदर किसी चीज़ की जिद की लालच और लालसा बढ़ने लगती है तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। और जब किसी के सिर पर इश्क का भूत सवार हो जाता है तो वो कैसे भी करके सब कुछ सौंपने को तैयार हो जाता है। यही हाल सुमित और प्रेरणा का भी था। सुमित के मन में प्रेरणा से हर चीज़ करवाने की जिद ने इस तरह घर कर लिया था कि प्रेरणा के एहसासों और जज्बातों को समझने की बजाय वो उसके एहसासों के साथ खिलवाड़ करने लगा। और ये खिलवाड़ उसके लिए इतना आसान तब बन गया जब प्रेरणा ने सुमित की नाराज़गी को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। प्रेरणा के लिए अपने स्वाभिमान से ज़्यादा सुमित की जिद पूरी करना सही लगता था। प्रेरणा को सिर्फ इस बात से मतलब था कि सुमित नाराज़ ना हो और वो उसकी नाराज़गी को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और इसी बात का फ़ायदा सुमित जाने अनजाने उठाने लगा था। कहते हैं ना, जिसकी इच्छाएं जितनी ज़्यादा पूरी करते जाओ उसकी आकांक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। वैसे ही सुमित का हाल था। अब उसकी इच्छाएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन सुमित ने प्रेरणा से बड़े ही प्यार से कहा, जाने मन, मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि बस कुछ ही दिनों में मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। सुमित के प्यार भरे अल्फाज सुनकर प्रेरणा भावुक हो गई। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे मुंह से अपने लिए इतना प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर आज तुम्हें एहसास हो ही गया कि तुम्हें भी मुझसे दूर होने पर तकलीफ़ होगी। मुझे मालूम था एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे दूर होने का एहसास ज़रूर होगा।
जिस दिन तुम दूसरे शहर जाने के ख्याल से निकलोगे उस दिन तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किसी से दूर होना क्या होता है सुमित। हाँ, आज मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कॉलेज जब से ख़त्म हुआ है तब से हमारे बीच बातों का सिलसिला कितना ज़्यादा बढ़ गया है। कल को जब मैं देहरादून चला जाऊँगा तो वहाँ मुझे तुम्हारी बहुत याद सताएगी। फिर मैं तुमसे बात करने के हज़ार तरीके ढूंढा करूँगा, क्योंकि तुमसे बात करने की जो लत लग गई है उसे मैं बहुत याद करूँगा प्रेरणा। हाँ, यही हाल तो मेरा भी होगा। मुझे तो हर दिन तुमसे दूर जाने का ख्याल से ही डर लग जाता है। मैं तो अपने मन में तुमसे अलग होने का विचार ही नहीं आने देती। बस जितने भी दिन अभी हमारे पास हैं उसमें सारी खूबसूरत यादें भर देना चाहती हूँ, ताकि कल को कम से कम तुम इसी बहाने मुझे याद करो और मेरे लिए बेतहासा तड़पो। सुमित, तुम्हें तड़पाने में बहुत आनंद मिलता है ना? इजहार करने से पहले तड़पाना, अब प्यार करने के बाद भी तड़पाना। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तड़पना ही लिखा है प्रेरणा। अरे अरे, ये क्या बोले जा रहे हो? मैंने कब तुम्हें तड़पाया? मुझे तो लगता है तुम ही मुझे हमेशा तड़पाते रहते हो। जब देखो तब नाराज़ हो जाओगी, फिर बात नहीं करोगी। उसके बाद मैं ही आऊँ तुम्हें मनाने, तुम्हारी नाराज़गी दूर करने। उसमें भी तुम्हारी इतनी नखरी कि मैं उन नखरे को सहते सहते थक जाती हूँ और तुम्हारा तड़पना जारी रहता है और तुम्हारा तड़पाना जारी रहता है बहुत मेहनत के बाद। कहीं तुम जाकर तब मानते हो जब मैं तुम्हारी किसी चीज़ को अंततः स्वीकार कर लेती हूँ। तड़पाते हो तुम मुझे, समझे? मैं नहीं। सुमित, अच्छा अच्छा, तभी रोज़ रात में फ़ोन पर बात करने की जिद करता हूँ और तुम पूरा नहीं कहती हो। हफ्तों से सिर्फ मैसेज पर रोमांटिक बातें कर रहा हूँ तुमसे और उसी में खुश हूँ, लेकिन तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाती हो। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है यार। सिर्फ 1 महीने बचा है मेरे जाने में, लेकिन तुम्हें एक बार भी नहीं लगता कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तुम्हें तो मालूम है कि मैं जब देहरादून चला जाऊँगा तब कहाँ से इतना बात कर पाऊँगा। वहाँ सब दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहूँगा, कौन सा तुमसे बात करने की जिद कर पाऊँगा। वहाँ तो ये रोमांटिक बातें थोड़ी ही हो पाएंगी सबके सामने। कम से कम जितने दिन हूँ उतने दिन ही तुम्हारे साथ फ़ोन पर ही सही तुम्हें अपनी बाहों में महसूस कर सकूँ। कौन सा तुमसे मैं वो सारी चीज़ें असलियत में कहने को कह रहा हूँ, सिर्फ कल्पनाओं में ही तो तुम्हें अपने आलिंगन में लेना चाहता हूँ। तुम्हें इसमें भी दिक्कत है प्रेरणा, फ़ोन पर बात, वो भी रात में। तुम्हें मालूम है मम्मी के साथ रहती हूँ और कहीं जगह तो है ही नहीं बात करने की। कहाँ बात करूँ और कैसे बात करूँ? सुमित, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, जबकि ये जानती हुई कि मैं बस कुछ ही दिनों में चला जाऊँगा। उसके बाद भी तुम कुछ दिन ही सही मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती यार। मैं ही पागल हूँ इसमें कुछ मांगने की उम्मीद कर बैठा। तुम तो अपने हिसाब से ही करवाओगी सब, जहाँ तुम्हें सहजता महसूस होगी और जो तुम्हारे लिए आसान होगा वही तुम थमा दोगी मुझे, और मुझे उसी में ना चाहते हुए भी खुश रहना पड़ेगा। इतने दिनों से सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं मैसेज पर ही बात करता हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं तुम पर ज़बरदस्ती का दबाव डाल रहा हूँ। प्रेरणा रोती हुई, तुम्हारी हमेशा की यही आदत है। तुम इतने अच्छे तरीके से मुझे गलत साबित करते हो कि मुझे अपने ऊपर ही शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सुमित, देखो ये रोने धोने का नाटक ना करो। और एक बात, शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर जुल्म ढा रहा हूँ तो तुम ये रिश्ता ख़त्म कर सकती हो। और तुम क्या, मैं खुद तुमसे कह दूँ? कुछ कहूँगा ही नहीं। ज़रूरी बात हुई तो फ़ोन वर करना, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और फ़ोन काट देता है। कुछ देर तो प्रेरणा सुमित की बातों की ही सोचती रहती है। उसके उन सभी शब्दों को सोच सोच कर दुखी होती रहती है। कुछ पल तो उसने मन में सुमित के लिए बहुत गुस्सा छाया रहा। कुछ देर उसने सोच लिया था, जाने दो, मुझे शौक़ नहीं लगा किसी की जिद पूरी करने का। जिसे बात करना है करेगा, नहीं करना है ना करे। मैं किसी से बात करने की भीख नहीं मांगने जाऊंगी। प्रेरणा कुछ घंटों के लिए मोबाइल एक किनारे रख देती है और अपने कुछ कामों में व्यस्त हो जाती है। कुछ घंटों तक तो प्रेरणा ने
काम में खुद को व्यस्त कर सुमित को नज़रअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब 3-4 घंटे बाद भी सुमित का फ़ोन नहीं आया तो उसे बेचैनी महसूस होने लगी और ये बेचैनी धीरे धीरे तड़प में बदलने लगी और अब वो सुमित से बात करने के लिए तड़पने लगी। बहुत तरीके से अपने मन को बहलाने की कोशिश किया उसने, कई घंटे इंतज़ार भी किया कि शायद सुमित को भी वही बेचैनी महसूस हो रही हो और वो खुद फ़ोन कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थक हार के उसने फ़ोन उठाया और सुमित को फ़ोन लगा दिया। देर तक सुमित के मोबाइल पर घंटी बजती रही, लेकिन सुमित ने फ़ोन नहीं उठाया। सुमित के फ़ोन न उठाने पर प्रेरणा को अजीब तरह की खिसियाहट महसूस होने लगी। उसने सोचा, फालतू में फ़ोन लगा दिया, अब तो सुमित और अहम दिखाएगा। उसने जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया होगा ताकि मैं परेशान होती रहूं। उसे तो मुझे तड़पाने में जो खुशी मिलती है उससे ज़्यादा शायद ही किसी भी मिलती हो। और वो खींच कर रह गई। कुछ देर बाद उसने दोबारा फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार भी सुमित ने फ़ोन नहीं उठाया। प्रेरणा को सुमित की इस हरकत की वजह से झल्लाहट महसूस होने लगी। उसके बावजूद उसने फ़ोन करना जारी रखा, लेकिन सुमित ने फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। अब प्रेरणा रोने लगी और उसने सोचा कि मैं सुमित के बिना रह नहीं सकती। मुझे कैसे भी करके उसे मनाना है। मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ कि उसकी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और फिर उसने सुमित को मैसेज कर दिया, सुमित प्लीज़ एक बार बात कर लो। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं सब करने को तैयार हूँ। बस मुझसे नाराज़ ना हुआ करो, मुझसे बात करना बंद ना किया करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। इतना मैसेज करने के बाद वो दोबारा रोने लग जाती है और सुमित को फ़ोन कर देती है। सुमित इस बार फ़ोन उठा लेता है। प्रेरणा, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? सुमित, तुम बात क्यों नहीं सुनती हो? प्रेरणा, तुम्हारे लिए जिद ज़्यादा मायने रखती है। सुमित, तुम्हारे लिए भी तो तुम्हारी जिद मायने रखती है। प्रेरणा, बिल्कुल भी नहीं। अगर जिद मायने रखती तो शायद मैं तुम्हें फ़ोन ना करती। सुमित, फिर क्यों फ़ोन किया तुमने? आराम से बैठ कर मज़े करती, क्यों अपनी जिद तोड़ने आ गई? बैठी रहती जिद में अपनी। प्रेरणा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और इसी का तुम फ़ायदा उठाते हो। सुमित, ओ हेलो, मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है तो मैंने पहले ही कहा है, तुम ये रिश्ता ख़त्म कर सकती हो। प्रेरणा, बस और तुम बोल ही क्या सकते हो? रिश्ता जोड़ने के बारे में कभी ना सोचो, सिर्फ कैसे तोड़ना है, कैसे जिद पूरी करवानी है, बस यही सोचना। सुमित, याद देखो, मुझे ये लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद। अभी कुछ देर ना बात करो चलेगा, लेकिन जब खुद मूड ठीक कर लेना तो आ जाना, उससे पहले नहीं। मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह हर वक्त रोना नहीं पसंद है मुझे। प्रेरणा, तुम्हारा मूड भी मैं ही ठीक करूँ और अपना भी। चलो ये भी सही, बाय। प्रेरणा के सिर पर सुमित के प्रेम का पागलपन का रोग इस तरह सवार था कि वो हर बात जानते हुए भी अनजान ही बनी रहना चाहती थी। कुछ घंटों बाद सुमित का फ़ोन आया। सुमित, क्या हुआ, क्यों इतना तनाव ले रही हो? प्रेरणा, देखो प्रेरणा, हमारे बीच इतना गहरा रिश्ता बन गया है और तुम बेवजह लड़कर उसे ख़राब कर देना चाह रही हो। जब देखो हर बात को सुनने की बजाय उस पर बहस करने लगती हो। बात की गंभीरता नहीं सोचती, कैसे अपने साथी की इच्छाएं पूरी करनी है तुम्हें आता ही नहीं। बस हमेशा बातों को ख़राब करने में लगी रहती हो। प्रेरणा गुस्से में, मैं ख़राब कर रही हूँ या हर वक्त तुम बहाना ढूंढते रहते हो बेवजह बहस करने की? हर वक्त जिद तुम्हारी होती है और इल्ज़ाम मुझ पर लगा देते हो। सुमित बात को संभालते हुए, अच्छा बाबा, मैं ख़राब कर रहा हूँ, अब चलो चुप हो जाओ। और मुझे मालूम है तुमने खाना नहीं खाया होगा अब तक। चलो उठो, अभी तुरंत जाओ, खाना लेकर आओ और खाओ। और प्लीज़ खुश रहा करो और मुझे भी खुश रखा करो। और एक बात कहना था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया। प्रेरणा सुमित की मीठी मीठी बातों में आने लगी और अपने गुस्से को भूलकर सुमित की प्यार भरी बातों से और प्यार करने लगी। प्रेरणा उठी और किचन में जाकर खाना निकाला और वापस अपने कमरे में आकर सुमित की तस्वीर मोबाइल में खोल कर देखने लगी और खाना खाते खाते सुमित की तस्वीर से बातें करने लगी। तुम मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हो, लेकिन रुलाते हुए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं।
तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती, इसीलिए हर वक्त रिश्ता तोड़ने की बात करती हो तुम। मत नाराज़ हुआ करो ना इतना। मैं मनाते मनाते थक जाती हूँ। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी समझते नहीं कुछ। मेरी मजबूरियाँ भी जानते हो, फिर भी क्यों नहीं समझते तुम। मुझे मालूम है तुमसे कभी ये सब नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि तुम कभी कुछ सुनना ही नहीं चाहती। हर वक्त चुप करा देती हूँ, इसीलिए तुम्हारी तस्वीर से ही बात कर लेती हूँ और ख़ुद को सुकून दिला लेती हूँ। तभी सुमित का फ़ोन आ जाता है। सुमित, क्या मैडम दिमाग सही हुआ तुम्हारा या अभी भी वैसा ही है? प्रेरणा मुस्कुराते हुए, वैसी ही हूँ। क्यों, क्या कर लोगी? तुम्हें तो फ़र्क पड़ता नहीं है। तुम रहो व्यस्त, रखो फ़ोन ऑफ, करो मुझे नज़रअंदाज। तुम्हारे पास तो फुर्सत नहीं है मेरे लिए। सुमित, अरे मेरी रसगुल्ला, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, इसीलिए तो तुम्हें मनाने आया हूँ। प्रेरणा नाराज़ होती हुई, तभी मैं रोती रहती हूँ तो फ़ोन रख कर चल देते हो और दोबारा फ़ोन करना भाई ज़रूरी नहीं समझती। एक बार भी तुम ये भी नहीं सोचती कि किस हाल में होऊंगी मैं, रो रही हूँ, कुछ खाया या नहीं? सुमित, अरे वो तो मैं तुम्हें रोते नहीं देख पाता ना, इसीलिए। प्रेरणा भावुक होती हुई, सच? तुम जो कह रहे हो सब सच कह रहे हो ना, या सिर्फ मुझे कुछ करने के लिए, या आगे लड़ाई ना हो जाए इसलिए? सुमित, सच में यार, नहीं मानना तो ना मानो, तुम्हारे लिए कुछ सोचो तो भी वो तुम्हें बनावटी ही लगता है। रहने दो यार, मुझे बात ही नहीं करनी है अब। प्रेरणा, अरे रुको रुको, तुम तो नाराज़ होने का बहाना ढूंढते हो जैसे। सुमित, अब मैं नहीं मानने वाला जल्दी। तुम मुझे मनाओ प्यार से, रोमांटिक बातों के साथ, वो भी फ़ोन पर, तभी मैं मानूंगा, वरना मैं चला सोने। प्रेरणा, तुम मुझे 15 मिनट दो, मैं फ़ोन पर बात करने के लिए जगह ढूंढ कर आती हूँ। सुमित, ठीक है, सिर्फ 15 मिनट, अगर ज़्यादा समय लगा तो फ़ोन ना करना तुम। प्रेरणा फ़ोन रख कर चली गई और अपने घर में सबसे पढ़ने का बहाना बनाकर दूसरी मंजिल पर बने एक छोटी सी अब व्यवस्थित कमरे में जाने का विचार करने लगी। कमरे में चारों तरफ सिर्फ सामान ही सामान भरा हुआ था और एक कोने में एक कुर्सी रखी हुई थी। कमरे में रोशनी भी बहुत कम थी, लेकिन कैसे भी करके उसने परिवार वालों से बातचीत का ऊपर पढ़ने के लिए राजी कर लिया और फिर कुछ ही समय में उसने सुमित को फ़ोन कर दिया। प्रेरणा खुश होती हुई, मैंने बात करने की जगह ढूंढ ली है। सुमित, कितना आसान था ना ढूंढना, लेकिन तुम उसी में नाटक करती रहती हो और अपनी जिद पूरी करवाती रहती हो। प्रेरणा बात को संभालती हुई, अच्छा ठीक है, ज़्यादा ना बोलो वरना अभी हम गुस्सा हो जाएंगे, तो बैठे रहना तुम। सुमित हंसते हुए, मतलब धमकी? अब तुम मुझे धमकी दोगी ना? प्रेरणा भाव खाती हुई, हाँ दूंगी, क्या कर लोगी? सुमित मुस्कुराते हुए, बताऊं? तुम्हें बाहों में भरकर चूम लूँगा। प्रेरणा शर्माती हुई, ज़्यादा ना बोलो, समझी? और दोनों फ़ोन पर एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करती हुई एक दूसरे में मदहोश हो जाती हैं। अब रोज़ इसी तरह कमरे में बात करने की प्रक्रिया चलती रहती। अब सुमित प्रेरणा एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करके कुछ हद तक खुश रहने की वजह ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और सुमित की देहरादून जाने का समय आ जाता है। करीब 2 दिन पहले सुमित प्रेरणा से मिलने का कार्यक्रम बनाता है। सुमित, सुनो प्रेरणा, जैसा कि अब मैं जाने वाला हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। प्रेरणा, लेकिन कहाँ? सुमित, वो सरप्राइज़ है, बस तुम आ जाओ, मैं तुम्हें आधे रास्ते से ले लूँगा। उसके बाद हम कहीं चलकर कुछ वक्त अकेले बिताएंगे। प्रेरणा, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ हम मिलेंगे कहाँ? सुमित, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, ना आओ। मैंने तो इसीलिए कहा था कि जाने से पहले एक बार तुम्हें जी भर कर देख लेता, उसके बाद ना जाने कब मौका मिले। लेकिन तुम्हारे सवाल मुझे दुखी कर रहे हैं। अब तुम रहने दो आने को, मैं बिना मिले चला जाऊंगा और दोबारा कब आऊँगा ये भी नहीं मालूम, और आज के बाद तुमसे मिलने के लिए कभी नहीं कहूँगा। प्रेरणा, अरे सुमित प्लीज़, तुम नाराज़ ना हो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। मैं आऊँगी ना, कब आना है ये बता दो। सुमित, नहीं आना आप, चलो मैं अपना सामान रखने जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। प्रेरणा को मालूम था सुमित नाराज़ हो गया है
और जाते जाते वो उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बार बार सुमित से मिलने के लिए मना रही थी। सुमित, ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं आ रहा हूँ, वरना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझे दुखी करे और मैं उसकी बात सुन लूँ। तुम जानती हो मुझे सिर्फ खुद की खुशी से मतलब होता है, लेकिन जब से तुमसे जुड़ा हूँ मुझे तुमसे अपनी खुशी नज़र आती है और मैं तुम्हें इस तरह रोता नहीं देख पाता। प्रेरणा सुमित की बातें सुनकर खुश हो गई और दोनों ने मिलकर एक दूसरे से मिलने का कार्यक्रम बनाया। अगली दोपहर प्रेरणा सुमित से मिलने के लिए घर से निकली। उसने सफ़ेद और नीले रंग का सूट पहना हुआ था। सुमित ने जैसे ही उसे देखा अपनी बाइक उसके सामने ले जाकर खड़ी कर दी और आंखों से बैठने का इशारा किया। प्रेरणा ने अपने दुपट्टे से पहले अपने चेहरे को लपेटा और सुमित के साथ बाइक पर बैठ गई। रास्ते भर सुमित ने प्रेरणा को नहीं बताया कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। पूरे रास्ते सुमित और प्रेरणा हंसते खिलखिलाते चले जा रहे थे। कभी सुमित किसी बात से उसे छेड़ता तो कभी प्रेरणा उसे। तभी अचानक सुमित ने अपना हाथ पीछे बढ़ाकर प्रेरणा के हाथों को पकड़ लिया और सुमित के स्पर्श से प्रेरणा शर्मा गई। सुमित ने आईने में उसे देखते हुए कहा, ओह, तो तुम शर्मा रही हो। प्रेरणा मुस्कुराते हुए, नहीं तो सुमित, तब चेहरा तुम्हारा इतना लाल है, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। बातों के बीच भी मजाक करते हुए सुमित प्रेरणा की उंगलियों को अपनी उंगलियों में कसकर कैद कर लेता है और प्रेरणा को अपनी तरफ खींच लेता है। प्रेरणा सुमित के कंधे से बिल्कुल करीब आ जाती है और उसकी जुल्फ़ें सुमित के चेहरे पर पड़ने लगती हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ ये पल खुशी खुशी बिताते हैं। कुछ देर बाद सुमित एक गली में प्रवेश करता है और एक मकान के सामने रुक जाता है। प्रेरणा, ये किसका घर है और हम यहाँ क्यों आए हैं? सुमित, घबराओ नहीं, मेरे दोस्त का घर है, वो कुछ काम से बाहर गया है। तुम और कहीं मिलने से रहती हो तो सोचा इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए। प्रेरणा ने कुछ नहीं कहा और डरती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सुमित ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। घबराओ नहीं प्रेरणा, पहले ये बताओ तुम खुश तो हो? प्रेरणा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। सुमित प्रेरणा के सिर पर दुपट्टा रखते हुए, आज नई नवेली दुल्हन की तरह तुम इस कमरे में प्रवेश करो। प्रेरणा मुस्कुराने लगी। सुमित ने एक कटोरी में चावल डालकर कमरे की दहलीज पर रख दिया और प्रेरणा ने उस पर दाएं पैर से मारते हुए घर में प्रवेश करने को बोला। प्रेरणा ने बिल्कुल उसी तरह किया। सुमित ने पूजा घर में रखे रंगोली से प्रेरणा के माथे पर तिलक किया और बोला, आज के लिए तिलक तुम्हारे माथे पर लगा रहा हूँ, लेकिन एक दिन इसे तुम्हारी मांग में भरकर सिंदूर से सजाऊंगा। प्रेरणा की आंखों से आंसू आ गए और वो आगे बढ़कर सुमित की बाहों में चली गई। सुमित ने भी उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। कुछ देर दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे। उसके बाद प्रेरणा ने उसे खुद से अलग करके कहा, अच्छा जाने दो, कुछ बैठकर बातें करते हैं। सुमित, तुम बैठो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। प्रेरणा, तुम रुको, मैं बनाती हूँ। और वो किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगती है। तभी पीछे से आकर सुमित उसे बाहों में भर लेता है और बोलता है, तुम मुझसे मिलने आई हो या काम काज करने? और गैस बंद कर उसे गोद में उठा लेता है। सुमित, गिर जाऊंगी मैं, उतारो मुझे। सुमित, आधी पत्नी बन चुकी हो मेरी तुम, समझी? हक है मेरा तुम पर, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अच्छा ठीक है, कहते हुए प्रेरणा सुमित के माथे को चूम लेती है। सुमित खुश होते हुए, वाह गजब, तुम्हारे होठों का स्पर्श मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ा गया। तुम तो मेरी तूफान हो। प्रेरणा, क्या कहा तुमने? तूफान? अभी रुको, बताती हूँ तुमको। सुमित भागते हुए, पकड़ो मुझे, इधर, अरे इधर। और इसी तरह हंसी ठिठोली कहते हुए दोनों ने आज प्यार की सारी हदें पार कर दी। कुछ घंटे बाद प्रेरणा परेशान होती हुई, सुमित, ये हम लोगों ने आज सही नहीं किया, तुम मुझे गलत ना समझना, लेकिन ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और कहती हुई रोने लगती है। सुमित, देखो प्रेरणा, हम लोगों ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, कुछ वक्त
हम तुम साथ गुजारेंगे। आज मैं तुमसे शादी की बात करूँगा और तुमसे इसी तरह गृह प्रवेश कर तिलक करके अपना बनाने का वादा कर लूँगा। लेकिन हमने अपने होश खोकर सब खराब कर दिया। मुझे माफ़ कर दो प्रेरणा। प्रेरणा, तुम माफ़ी मत मांगो। तुमने जो किया मेरे लिए किया। बस मुझसे वादा करो, मुझे अब कभी छोड़कर नहीं जाओगी। आज से मैं पूरी तुम्हारी ही हूँ सुमित। मैं वादा करता हूँ प्रेरणा, मैं जैसे ही पढ़ाई पूरा करके आऊँगा वैसे ही घर में शादी की बात करूँगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस तुम खुश रहना और इन सभी बातों से कभी दुखी मत होना। कुछ देर बाद सुमित प्रेरणा को उसके घर के रास्ते तक पहुंचा देता है और वापस आ जाता है। सुमित आज अपनी आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून जाता है और देहरादून पहुंचकर अपने कॉलेज और अपने हॉस्टल का जायज़ा लेने लगता है। वहाँ की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सुमित अपने हॉस्टल में आता है, जहाँ उसे अपने दोस्त नवीन के साथ रहना पड़ता है। कमरे में पहुंचकर सुमित नवीन से कुछ औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत करता है। तभी प्रेरणा का फ़ोन आ जाता है। प्रेरणा, क्या कर रहे हो? पहुंच गए अच्छे से? सुमित, हाँ पहुंच गया आराम से, और अभी अभी हॉस्टल के कमरे में पहुंचा हूँ। तुम बताओ कैसी हो? प्रेरणा, तुम्हारे जाने की बात सोचो कैसी होंगी मैं। जिस दिन तुम्हारे जाने का पता चला था उस दिन ही जब इतना परेशान हो गई थी, तो अब तो तुम चले गए हो, खुद ही महसूस कर सकते हो मेरा दर्द। सुमित, खैर परेशान ना हो, एक ना एक दिन तो जाना ही था, तुम अपना ख्याल रखो। प्रेरणा, रख रही हूँ ख्याल, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तड़प महसूस होती है। तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, काश मैं भी तुम्हारे पास होती। सुमित मजाक में, ओह तड़प हो रही है? हाय हाय, क्या बात है, मेरी तड़प हो रही है या? प्रेरणा अपने होठों को दबाते हुए, ज़्यादा नहीं बोल रहे हो तुम्हारी तड़प होगी और किसकी होगी? सुमित, अच्छा तब तुम शर्म से इतना लाल हुई हो? आज से पहले तो कभी नहीं हुई। याद आ रही है क्या उस मिलन के दिन की? प्रेरणा शर्माती हुई, मुझे नहीं मालूम। रखो फ़ोन, अच्छा अपना ख्याल रखना और फ़ोन करते रहना, बाय। और प्रेरणा फ़ोन रख कर चली जाती है और अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सुमित के साथ बिताए अनगिनत लम्हों में खो जाती है। कभी कोई बात याद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है, तो कभी कुछ सोचकर चेहरे की हंसी दौड़ जाती है। कभी कभी अनायास ही सुमित की शरारत भरी बातें सोचकर शर्म से भीग जाती है। तभी उसके फ़ोन पर सुमित का कॉल आता है। सुमित, यार जल्दी से वीडियो पर आओ, तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। अभी दोस्त है नहीं तो बात करने में सहजता रहेगी और खुलकर तुमसे कुछ बातें भी कर सकूँगा। प्रेरणा, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम्हें एकांत की आवश्यकता है? सुमित, अब ज़्यादा तुम मत बनो, चुपचाप आओ। प्रेरणा, ठीक है आती हूँ। दोनों वीडियो कॉल पर आते हैं। प्रेरणा सुमित को देखकर बहुत खुश होती है। सुमित, अब दांत ही दिखाती रहोगी या कुछ बात भी करोगी? प्रेरणा शर्माती हुई, बात? तुम्हें देखूं कि अब बात करूं? तुम्हें कितने दिन बाद देखा है, जी कर रहा है बस देखती जाऊं। और सुमित शरारत भरी मुस्कान के साथ, और प्रेरणा, कुछ नहीं, तुम बात करो। अच्छा। सुमित, यार तुम तो अच्छा खासा रोमांटिक मूड ख़राब कर देती हो। इतने दिन बाद तुम्हारे सामने हूँ और तुम कुछ करना नहीं चाहती। प्रेरणा, करना? अब वीडियो पर क्या करना, बात कर तो रही हूँ। सुमित झल्लाते हुए, बड़ी अच्छी बातें ही कर रही हो तुम। एक तो तुम्हारे लिए वक्त निकाला, उसके बाद दांत दिखा रही हो। प्रेरणा आश्चर्य से, क्या मतलब दांत दिखा रही हूँ? दांत दिखा रही हूँ का क्या मतलब है? एक तो इतने दिनों बाद देखा तुम्हें, कितना खुश थी, और ना जाने अचानक तुम्हें क्या हो जाता है। सुमित गुस्से में, कुछ नहीं, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बड़ी आई खुश थी। अरे तुम खुश थी तो मैं खुश नहीं था, और किस लिए मैं आया था उसका तुम्हें मालूम नहीं। प्यार करती हैं ये, दिख गया प्यार, ड्रामेबाज। प्रेरणा, तुम पागल हो क्या? तुम चाहते क्या थे आखिर? और ये ड्रामेबाज
लगा रखा है? मेरा प्यार दिखावा है? सुमित, अरे दिख तो गया ना प्यार तुम्हारा। हर चीज़ के लिए तुमसे लड़ना पड़ता है, हर चीज़ के लिए जिद करना पड़ता है, हर चीज़ तुम्हें समझानी पड़ती है। ये नहीं कि कभी मुझे खुद से रोमांटिक सरप्राइज़ दे दो। हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती। प्रेरणा गुस्से में, अरे क्या बोले जा रहे हो? क्या प्यार सिर्फ जिस्म के द्वारा होता है? और प्यार का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है तुम्हारे लिए? कभी प्यार भरी बातें करके प्यार नहीं जताया जा सकता? सुमित, लो देखो शुरू हो गई देवी जी ज्ञान के भंडार उजागर करने लगी। किसी को भूख लगी हो तो उसे खाने देने की बजाय बोल दो खाने की खुशबू ले लो और भूख मिट जाएगी। क्या ये संभव है? और अगर भूख लगी है तो इंसान किसके पास आएगा? उसी के पास ना, जिससे वो भूख मिटा सके। और तुम्हारे पास आओ तो ज्ञान मिलेगा, बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी, लेकिन जो मुझे चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। प्रेरणा, तो तुम्हें भूख भी वीडियो पर मिटानी है? ये कौन सा तरीका हुआ? जो चीज़ दो लोगों के बीच में एकांत के लिए बनी है वो मैं इस तरह से नहीं कर सकती। सुमित, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ? 4 लोगों के सामने होगा, हम दोनों ही तो रहेंगे ना। इतना भी नहीं दे सकती तुम? प्रेरणा, मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे ये हो नहीं पाएगा। चलो बाद में बात करते हैं, शुभ रात्रि। और खटाक से प्रेरणा वीडियो कॉल काट देती है और मोबाइल को बिस्तर के किनारे पर पटक देती है और कुछ देर बिस्तर पर लेट जाती है और अब तक का सुमित के साथ बिताया सफ़र याद करती है। कितना कुछ नहीं किया मैंने सुमित के लिए, हर चीज़ उसके हिसाब से। मैसेज पर बात, फ़ोन पर बात, उसकी मनपसंद की बात, पढ़ाई का बहाना बनाया घर वालों से, छत पर अकेले बात हो पाई, इसीलिए कमरा साफ़ करवाया जब उसने चाहा मिलने गई। और वो दिन जब हमारे सामने सारी हदें पार कर दी, ये सोच कर कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार में एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाने की चाह होनी चाहिए। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? क्या मेरी कोई इच्छा पूरी हुई? क्या कभी सुमित ने मेरे जज्बातों को समझा? क्या प्यार का मतलब सिर्फ ऐसी वैसी बातें करके अपने जिस्म की प्यास बुझाना ही है? सुमित मुझसे बात करने तब ही आता है जब उसकी इच्छा होती है, और अगर उसके हिसाब की बातें ना हों तो वो या फिर लड़ लेगा या फिर बात नहीं करेगा। क्या ये दिल का प्यार है या सिर्फ जिस्म का, जिसे वो किसी भी माध्यम से बुझाना चाहता है, जिसे फिर वो फ़ोन पर बात करके हो या फिर वीडियो? क्या हमारा रिश्ता सही है? क्या मैंने सुमित से प्यार करके गलत किया? अभी वो इतना सोच ही रही थी कि सुमित का फ़ोन आ गया। प्रेरणा, हाँ बोलो, क्या काम है? सुमित, तुम तो बड़े गुस्से में लग रही हो, ऐसा क्या कह दिया मैंने? प्रेरणा, कुछ नहीं, कुछ काम हो तो बताओ, वरना रखो फ़ोन, अभी दिमाग सही नहीं है मेरा। सुमित बात की गंभीरता को समझती हुई, तुम्हारा दिमाग सही ही कब रहता है? हाँ था कुछ काम, तुम कहो तो बोलूँ। प्रेरणा, अरे वाह, आज सूरज किस दिशा से निकला है? मेरी आज्ञा पूछी जा रही है, वाह क्या बात है। सुमित, क्यों ना लूँ तुम्हारी आज्ञा? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारी इच्छा भी मायने रखती है। तुम जब रूठ कर गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने शायद गलत इच्छा रख दी तुम्हारे सामने, इसीलिए इस बात की माफ़ी मांगने आया था। तुम जैसे चाहो वैसे करो, कोई तुम पर दबाव नहीं है। प्रेरणा सुमित की बातों से पिघल गई और उससे तुरंत सुमित को माफ़ कर दिया और फिर प्यार भरी बातों के साथ उसकी नाराज़गी दूर हो गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और प्रेरणा का प्यार पहले से ज़्यादा गहरा होता गया, लेकिन प्यार के गहरे होने के साथ साथ प्रेरणा के मन में सुमित को खोने का डर भी बैठने लगा। जब कभी भी सुमित को फ़ोन उठाने या हॉस्टल आने में देर होती, प्रेरणा परेशान हो जाती थी और अनगिनत सवालों की बौछार कर देती थी, जिससे सुमित बहुत परेशान हो जाता था और चिड़चिड़ा कर फ़ोन काट देता था। फिर आधा समय प्रेरणा का सुमित को मनाने में ही बीतता था और प्रेरणा सुमित को मनाने के लिए उसकी हर जिद पूरी करने लग जाती थी, यहाँ तक कि वीडियो कॉल वाली जिद पूरी करने को भी खुशी खुशी तैयार हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सुमित अब ज़्यादा वक्त प्रेरणा के साथ बिताने लगा था। अब वो समय से हॉस्टल आता, प्रेरणा से ढेर सारी बातें करता और बीच बीच में प्रेरणा के जरिए अपनी जिद भी बड़े ही प्यार से पूरी करवा लेता
और प्रेरणा भी मुस्कुराती हुई उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने लगी थी। एक दिन प्रेरणा के मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज आया जिस पर सुमित और उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की की फ़ोटो थी। पहले तो प्रेरणा अनजान नंबर देखकर चौंक गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फ़ोटो पर गई वो सदमे में आ गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा सुमित इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। अपने मन को मनाने का अनगिनत प्रयास करने लगी, लेकिन रह रह कर उसके सामने उन दोनों की छवि आ जाती थी जिसके चलते वो गुस्से में पूरी तरह से लाल हो जाती। इधर सुमित जैसे ही हॉस्टल पहुंचा, कुछ देर आराम करने के बाद प्रेरणा को फ़ोन लगाने लगा और गुस्से में लाल प्रेरणा सुमित के फ़ोन आते ही भड़क उठी। प्रेरणा, धोखेबाज कहीं की, मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ समय बिताया जा रहा है। कब से चल रहा है ये सब? सुमित चौंकते हुए, क्या बोल रही हो? किसके साथ क्या चल रहा है? प्रेरणा, ज़्यादा बनो मत, सब पता चल गया है मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, और तुम समझते हो मुझसे दूर हो तो कुछ भी कर लोगे। ये याद रखना, मैं कैसे भी करके पता लगा लूँगी। सुमित, मैं नहीं जानता तुम किसकी बात कर रही हो। तुम पागल हो गई हो लग रहा है। प्रेरणा, एक फ़ोटो भेजा है मैंने अभी तुम्हारे मोबाइल पर, ज़रा ध्यान से देखकर बताओ कौन है ये। सुमित चौंकती हुई, ये फ़ोटो तुम्हें कहाँ से मिली? प्रेरणा, जहाँ से भी मिली हो, बस ये बताओ ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? सुमित, मेरे साथ पढ़ती है, और इस फ़ोटो में ऐसा क्या है जो इतना भड़क रही हो? हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे थे। बस इस फ़ोटो को क्रॉप कर दिया गया है तो अगल बगल के लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ बहुत लोग मौजूद थे। अब तुम ठहरी छोटे शहर की, ये सब नहीं समझोगी। यहाँ ये सब बहुत छोटी चीज़ है। अब उसकी नोट्स अच्छी रहती हैं तो बातचीत कर लेता हूँ, और अगर पढ़ाई में मदद चाहिए तो लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ती है, फाइल वगैरह बनाने में मदद मिल जाती है, इसीलिए थोड़ा बहुत मीठा बोलना पड़ता है, वरना यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रेरणा, ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ? तुम्हारे लिए तो मैं छोटे शहर की हो गई, अब वही लोग तुम्हारे काम के हो गए हैं। जाओ निकलवाओ उनसे काम। सुमित, ओ प्लीज़, अब फिर से तुम शुरू ना हो जाना और रोने धोने का नाटक करना हो तो चलो बाद में बात करना। प्रेरणा, तुम इतने ज़्यादा बुरे हो ना जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतने स्वार्थी हो सकते हो तुम, सोचा नहीं था। अपने स्वार्थ के लिए हर लड़के का उपयोग करो बस तुम। अब सोच लो, या तो वो या तो मैं। सुमित, तुम पागलपन मत करो, मेरी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है। इस पर चाहे तुम लड़ो या झगड़ो, हमसे मतलब नहीं है। मेरा उन लड़कियों के बिना काम नहीं चलेगा। तुम्हें नहीं बात करना तो तुम जाओ, जब दिमाग शांत हो जाए तो चली आना। प्रेरणा, वाह, फिर से स्वार्थ, अब मुझे नहीं आना। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे साथ के लोग। और गुस्से में प्रेरणा अपना फ़ोन उठाकर पटक देती है जिससे उसके फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी सी टूट जाती है। कुछ देर बाद सुमित का फ़ोन आता है। सुमित, यार ड्रामा ना करो, अब याद आ रही है मुझे तुम्हारी, तमीज़ से बात कर लो और उतना ही नाटक करो जितना बर्दाश्त हो सके। प्रेरणा, तुम अपनी सारी हदें पार कर दो, वो मुझसे बर्दाश्त हो जाए, और तुमसे मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे नहीं करना तुमसे बात। तुम जिस दिन निश्चय कर लोगे कि या तो मैं या फिर वो लो तो ही आना बात करने। सुमित, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करूँगा उनसे बात, अब तो मान जाओ जाने मन। प्रेरणा पिघलती हुई, नहीं मानना मुझे, और अच्छे से मनाओ। सुमित, मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं करूँगा। अब खुश। प्रेरणा और सुमित बातों के साथ एक दूसरे में खो जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिन बाद सुमित प्रेरणा के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाता और प्रेरणा इस बात से बहुत परेशान होने लगती है। बीच बीच में सुमित का प्रेरणा को अनदेखा करना जारी रहता था। एक दिन प्रेरणा सुमित के बात न करने की वजह से नाराज़ हो जाती है और गुस्से में कभी ना बात करने की धमकी देकर चली जाती है, और इस उम्मीद में बैठी रहती है कि हो ना हो कुछ घंटे में सुमित वापस लौटकर उसे मना लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो उस रात सुमित के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती है, और गुस्से की वजह से ना ही प्रेरणा फ़ोन मिलाती है और ना ही सुमित, और इस तरह से एक हफ्ते बीत जाते हैं।
प्रेरणा को बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होने लगता है। वो सुमित को व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, लेकिन ये क्या, सुमित की तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। आखिरी बार कब ऑनलाइन आया था ये भी नहीं दिख रहा था। अब मैसेज भी कई घंटों तक देखा नहीं गया। अब प्रेरणा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सुमित को फ़ोन मिला देती है, लेकिन यहाँ भी कुछ अलग ही पुलाव पक रहा है। प्रेरणा का नंबर ब्लैक लिस्ट पर लग चुका था। प्रेरणा पागलों की तरह रो रही होती है। उसे खुद की ज़िंदगी तबाह होती नजर आती है। उसे सुमित के साथ सुध बुध खोए हुए लम्हे याद आते हैं और वो ये सोचती रहती है कि सुमित ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे जिस्म के साथ खेल कर निकल गया, मेरे दिल के साथ खिलवाड़ कर दिया उसने। तभी उसे याद आता है वो एक अनजान नंबर। प्रेरणा उस पर फ़ोन करती है। उधर से नवीन, सुमित का रूम पार्टनर फ़ोन उठाता है। नवीन, जी प्रेरणा जी बताइए, कैसे फ़ोन किया? प्रेरणा, जी मुझे सुमित के बारे में जानना है, वो इस समय कहाँ है? नवीन, वो होगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं। प्रेरणा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बिलख बिलख कर रोने लगती है। नवीन, देखिए आप इस तरह मत रोइए। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, जब सुमित आपसे बात करता था और उसकी बातों से लगता था कि आप दोनों के बीच प्रेम संबंध है, लेकिन जब मैं उसे कॉलेज की अन्य लड़कियों के साथ भी उसका वैसा ही व्यवहार देखता तो मुझे बहुत ताज्जुब होता। कई बार मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन हद तब पार हुई जब फ्रेशर पार्टी में उसने ऋचा की तरफ देखते हुए अपने होठों की तरफ इशारा किया और उसके बदले में ऋचा ने आंखों से उसकी इशारे को स्वीकृति दी और पार्टी के बाद दोनों एक साथ वक्त बिताने चले गए। वहाँ क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ उस रात आप दोनों में लड़ाई हुई थी, लेकिन बावजूद उसकी सुमित की आंखों में अलग ही चमक और होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। मैंने बातों बातों में उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर आज इतना खुश क्यों है, लेकिन उसने बताया नहीं और चुपचाप सो गया। प्रेरणा मौन होकर नवीन की सारी बातें सुन रही थी। नवीन ने आगे कहना शुरू किया, जिस दिन मुझे शक हुआ था उस दिन मैंने किसी तरह तुम्हारा नंबर सुमित के मोबाइल से लेने में कामयाब हो गया, लेकिन जब सुमित और ऋचा की फ़ोटो देखने के बाद भी तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मुझे लगा मैं फालतू में इतना सोच रहा हूँ। उसके बाद मैंने सुमित, ऋचा और तुम्हारी तरह गौर करना बंद ही कर दिया। अब तुम बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? प्रेरणा रोते हुई, सुमित ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है बिना किसी वजह की। मुझे इस बार उससे बात करवा दीजिए, मैं शुक्रगुजार रहूँगी आपकी। नवीन, ठीक है मैं कोशिश करूँगा, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और एक बात गांठ बांध लीजिए, सुमित अच्छा लड़का नहीं है, वो आप सबके साथ खेल रहा है। प्रेरणा, जी मेरी बात करवा दीजिए, मैं जब तक उसके मुंह से ये सब नहीं सुन लूँगी मैं नहीं मान पाऊँगी। अभी भी मेरा मन कहता है मेरा सुमित मुझे धोखा नहीं दे सकता, बस मुझसे नाराज़ है। आप बात करवा दीजिए, मैं उसे मना लूँगी। नवीन, आप रोइए नहीं, ठीक है मैं कोशिश करूँगा बात करवाने की। नवीन का फ़ोन रखने के बाद प्रेरणा धड़ाम से बिस्तर पर गिर जाती है और आंखों के किनारे से अनवरत आंसू की धाराएं बहने लगती हैं। मन चीखने का कहता है, बिस्तर पे बिछी चादरों को खींचने लगती है, गुस्से में आस पास रखी हर चीज़ फेंकने लगती है। समझ नहीं आता आखिर करे भी तो क्या। कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें भी असफल ही रहती है। कई घंटों तक रोती ही रह जाती है। कुछ घंटों तक रोने के बाद उठती है, मुंह हाथ धुलती है, लेकिन दिमाग से सुमित की यादें नहीं धुल जाती। उससे एक एक कर अनगिनत यादें उसकी आंखों के सामने नाचने लगती हैं और वो फिर आंसुओं के जाल में कैद हो जाती है। तभी नवीन का फ़ोन आता है और वो एक ही घंटी में फ़ोन उठा लेती है। अपने आंसुओं को छिपाने का असफल प्रयास करती रहती है, लेकिन भरे गले से सिर्फ हुम निकल पाता है। सुमित, बोलो क्या बात करनी है तुमको? प्रेरणा सुमित की आवाज़ सुनते ही बिलख बिलख कर रोने लगती है। सुमित, शुरू हो गया तुम्हारा नाटक, कितना रोती हो यार तुम, इसीलिए फ़ोन किया था तुमने? प्रेरणा हिचक हिचक कर रोती जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। सुमित, यार जब कुछ बोलना ही नहीं है तो क्यों मेरा समय बर्बाद कर रही हो? रखो फ़ोन, नहीं करना मुझे तुमसे बात। प्रेरणा आंसुओं को पोंछती हुई, नहीं रोऊंगी मैं, फ़ोन मत काटना प्लीज़, थक गई हूँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करती करती।
मुझसे बात कर लो ना, ना जाओ मुझे छोड़कर, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं रहा जा रहा है मुझसे, एक पल भी बिताना तुम्हारे बगैर मुश्किल है, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, एक बात तुम भी कर दो, मान जाओ, भूल जाओ नाराज़गी। सुमित, नहीं भूल सकता अब, बहुत हो गया, परेशान हो गया हूँ तुमसे। प्रेरणा, आखिर मेरी गलती क्या है? तुमसे प्यार किया है, तुमसे क्या इतना भी हक नहीं कि तुमसे नाराज़गी जता सकूं? तुमसे बात नहीं हो पाती थी, इसी वजह से नाराज़ हुई थी, डरती थी तुम्हें खोने से। अब नहीं नाराज़ होऊंगी कभी, माफ़ कर दो मुझे और लौट आओ। याद करो वो सारे लम्हे जो हमने साथ बिताए थे। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं याद, वो दिन जब हम एक हुए थे? मेरी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, लौट आओ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। सुमित, अरे तुम जैसी लड़की से प्यार की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रेरणा रोती हुई, क्या मतलब? सुमित, जिसका मेरे दोस्त नवीन के साथ चक्कर हो, उससे मैं प्यार कर ही नहीं सकता। प्रेरणा, ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? चक्कर मेरा नहीं तुम्हारा चल रहा है, और वो भी ऋचा के साथ। नवीन ने मुझे सब बता दिया है, बावजूद उसके मैं तुम्हें लौट आने को कह रही हूँ। सुमित, देखा, सही कह रहा था ना मैं, मेरे पीठ पीछे नवीन से बात हो रही है। अगर चक्कर नहीं तो उसके फ़ोन में तुम्हारा नंबर कैसे? और क्या तुम नवीन के द्वारा मुझ पर जासूसी कर रही हो? अरे चलो, तुम जैसी लड़कियां किसी की नहीं होती, आज किसी के साथ, कल किसी के साथ। प्रेरणा झल्लाती हुई, और तुम्हारे जैसे लड़के, मुझे तुम पर शक नहीं था कभी भी। बस एक जलन हर लड़की के मन में होती है, जिसके अंदर प्यार होता है। तुम्हारे अंदर आज तक मुझे लेकर कभी नहीं हुई। आज अपनी गलती छिपाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही थी कि क्या तुम्हारा और ऋचा का कुछ चल रहा है या नहीं, बस। सुमित, चल भी रहा हो तो तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो मिल गया ना कोई, मज़े करो अब, खूब समय देगा वे। जाओ, लो मुझे अब अपने तरीके से। मुझे तो खुश कर नहीं पाई, उम्मीद करूँगा इसको खुश कर पाओगी, नहीं तो फिर कोई और पटा लेना। प्रेरणा, तुमसे बहस करना मतलब अपना सिर पीटना, इसमें बेहतर है मुझे मेरा जवाब दे दो, और उसके बाद मुझे भी कहीं रहना। प्रेरणा, तुमसे बहस करना मतलब अपना सर पटकना, इससे बेहतर है मुझे मेरा जवाब दे दो, और इसके बाद मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम्हारा उस ऋचा के साथ चक्कर है। सुमित, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं। वो मुझे बिना कहे हर वो खुशी देती है जो एक गर्लफ्रेंड को देनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं। मुझे तुमसे वो सब नहीं मिला जो ऋचा से मिल रहा है, वो भी 2 महीने के अंदर। तुम्हारे पीछे तो मैं बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल गई है, तुम अपना देख लो, और दोबारा मुझसे रिश्ता रखने के बारे में सोचना भी नहीं। प्रेरणा सुमित की बातें सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है और रोती हुई कहती है, तो जो मेरे साथ था वो क्या था सुमित? मैं तुम्हारे साथ आया तो प्यार की तलाश में था, लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ समय बिताने का जरिया बनकर रह गई। अब जब तक दूसरा नहीं मिला तो तुम्हारे साथ ही समय बिताता रहा। क्या करता? प्यास कहीं तो बुझानी थी, तुमसे फ़ोन पर नहीं बुझाया गया। यहाँ बिना कहे सामने से मिल रहा है, इसलिए अब तुम रखो फ़ोन, बहुत काम है मुझे, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो गया तुम्हारे पीछे, रखो। और सुमित फ़ोन काट देता है। प्रेरणा फ़ोन पर टी टी की आवाज़ सुनती रह जाती है। अब सुमित की कही बातें सोच सोच कर खूब रोती है, और रोते रोते ही रात के आगोश में तन्हाई के आलम में सो जाती है। और इस तरह से प्रेरणा के भीतर पनपता प्रेम का रोग उसकी अंतरात्मा को छलनी कर चुका था, जिसका अब कोई इलाज नहीं था। दोस्तों, ये कहानी बस यहीं तक थी। आप लोग कहेंगे कि कहानी पूरा नहीं हुई, कहानी को पूरा कीजिए, या फिर कहानी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता है। कुछ कहानियाँ हमें सीख देकर जाती हैं, तो वही हुआ इस कहानी में। प्रेरणा के साथ सुमित ने छलावा किया, और प्रेरणा ने भावनाओं में बहकर अपना सब कुछ सुमित पर निछावर कर दिया। और आखिरी में उससे क्या हासिल हुआ वो तो सब आप लोगों ने कहानी में पढ़ा ही है। तो प्लीज़ आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कहानी क्या मैसेज कर रही है। तो चलिए फिर
वैसे हाँ, एक कहानी मैंने और इसी तरह की अपलोड की थी, सौतन। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ ज़रूर लीजिएगा सौतन कहानी को, वो भी बहुत ही प्यारी कहानी है।